अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक महकती और चहकती सुबह के साथ मैं हूं आपका मेजबान हन्नान बुखारी। नाज़रीन, दुआ करते हैं कि आज की सुबह आपके लिए ढेरों खुशियां लेके आप ही की चौखट पे आपका इंतजार कर रही हो। इसी दुआ के साथ आज के प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। नाज़रीन, 14 अगस्त बिल्कुल करीब है और शहर भर के अंदर 14 अगस्त के हवाले से तैयारियां जारी और सारी हैं। खासतौर पर अमीरपुर बाजार की बात की जाए, जो कि घंटाघर चौक के साथ ही मौजूद है, वहां पे मुख्तलिफ स्टॉल्स जो हैं वो 14 अगस्त के हवाले से लगा दिए गए हैं। उन स्टॉल्स के अंदर बैजेस भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं, झंडे भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं और इसके साथ साथ बेशुमार चीजें हैं और लोगों का जोशो खरोश इस कदर ज्यादा है इस दफा 14 अगस्त को मनाने के लिए, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से तकरीबन 6 माह लॉकडाउन की सूरत हाल जो है शहर फैसलाबाद के अंदर रही और कभी लॉकडाउन हो जाता था, कभी खुल जाता था, लोग घरों के अंदर महसूर थे और लोग जो हैं उनको कोई एंटरटेनमेंट का मौका नहीं मिल पा रहा था। और जितनी भी इवेंट्स यहां से गुजरे हैं, चाहे वो ईदें हों या फिर दीगर इवेंट्स हों, लोगों ने घरों में रह के मनाई है इस दफा। तो 14 अगस्त से पहले पहले अब लॉकडाउन जो है उसको खोल दिया गया है और कोरोना वायरस के पेशेंट जो हैं उनकी तादाद ना होने के बराबर है, जिसकी वजह से लोगों के अंदर एक खुशी पाई जा रही है। और उनका कहना है कि अब 14 अगस्त जो है उसे भरपूर तरीके से मनाएंगे, क्योंकि यौम आज़ादी है और जहां पे ये पाकिस्तान का यौम आज़ादी है तो एक किस्म का कोरोना से भी यौम आज़ादी जो है उसी दिन मनाया जाएगा। और यही वजह है कि अमीरपुर बाजार के अंदर शहरियों का रश बहुत ज्यादा दिखाई देता है। अब वो रश क्यों है? क्योंकि हर एक की कोशिश होती है कि वो अपने छत के ऊपर जो है वो झंडा लगा के, पाकिस्तान का झंडा लगा के मुत्तहिद होने का सबूत दे और एक कौम होने का सबूत दे। और इसी के साथ साथ झंडियां भी खरीदी जाती हैं जनाब, वहां से झंडियां जो हैं वो गलियों में लगाई जाती हैं, गलियों को सजाया जाता है, बच्चे वहां पे अपने वालिदैन के साथ आते हैं, मुख्तलिफ बैजेस खरीदे जाते हैं, मुख्तलिफ कैप्स खरीदी जाती हैं जिनके ऊपर पाकिस्तान का झंडा बना होता है। और खास तौर पे लड़कियों के लिए और लड़कों के लिए, दोनों के लिए वहां पे सूट्स भी ऐसे रखे गए हैं जिनका रंग जो है सब्ज और सफेद है और सब्ज और सफेद होने के साथ साथ उस पर पाकिस्तान के झंडे भी बने हैं। चूड़ियां इस किस्म की रखी गई हैं कि जिनका रंग सब्ज और सफेद हो। तो यानी हर तरह का सामान वहां पे मौजूद है 14 अगस्त को मनाने के लिए। शहरी कसीर तादाद में वहां पे खरीदारी करते नजर आते हैं। लेकिन यहां पे मैं जो पैगाम देना चाहूंगा वो ये है कि जनाब 14 अगस्त पे जब आप झंडियां गलियों के अंदर लगाएं तो जिस तरह से 14 अगस्त का वक्त खत्म होता है तो अगले ही दिन से हमारे पाकिस्तान के झंडे की बेहुरमती ना की जाए। लोग उसको उतार के अक्सर औकात फेंक देते हैं और बहुत सारी वीडियोस भी इस हवाले से सोशल मीडिया पे वायरल हुई हैं कि बहुत सारे लोग उनको जमीन से उठा के अपने सीने से लगा के किसी इज्जत वाले मुकाम पे रखते हैं। तो इस चीज का आपने लाजमी ख्याल रखना है कि झंडियां जो हैं या ऐसी कोई भी चीज जिसपे हमारा सब्ज हलाली परचम बना हो उसको इज्जत दें, उसको तकीम दें और कभी भी उसको जमीन पे ना फेंका जाए, ताकि हम एक मुहब्ब वतन पाकिस्तानी होने का सबूत दे सकें। तो नाज़रीन, खास तौर पे आज बात की जाए तो इंग्लिश के हवाले से हम खास तौर पे आज के प्रोग्राम का आगाज करेंगे। आइट्स के लिए बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं जोर मारते हुए नजर आते हैं। वजह ये होती है कि बहुत सारी स्कॉलरशिप्स और स्कॉलरशिप से हट के जो स्टूडेंट्स होते हैं जो बाहर तालीम हासिल करना चाहते हैं, बाहर जाना चाहते हैं और लेकिन उनके लिए रिक्वायरमेंट होती है। रिक्वायरमेंट अब क्या होती है कि आइट्स जो है उनको क्लियर करना होता है, लेकिन बहुत सारे बच्चे जो हैं वो आइट्स को कंप्लीट नहीं कर पाते। हालांकि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि एमफिल और पीएचडी कर रहे होते हैं या फिर इसके साथ साथ बीएस करने के बाद एमफिल या हायर स्टडीज के लिए अगर बाहर किसी मुल्क के अंदर अप्लाई करते हैं तो उसके लिए आइट्स का जब इम्तिहान देते हैं तो जो रिक्वायर्ड बैंड्स होते हैं उनको अचीव ना कर पाने की वजह से उनका एडमिशन जो है वो मुतलका यूनिवर्सिटी के अंदर होने से रह जाता है और बहुत सारे बच्चे इस वजह से अपनी तालीम को कंटिन्यू जो है वो आउट ऑफ कंट्री नहीं कर पाते। तो इसी हवाले से आज हमने गुफ्तगू करने के लिए इमरान साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि चीफ ट्रेनर ऑफ आइट्स हैं इंग्लिश काउंसिल के। इनको भी दावत दे रखी है, वेलकम करते हैं जी आपको शो के अंदर। और उनके साथ साथ जहांगीर हमारे साथ मौजूद है। जहांगीर अशरफ हमारे सिटी 41 के सीनियर रिपोर्टर हैं और एजुकेशन की बीट को डील करते हैं। तो जहांगीर साहब, आपको भी बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए और वेलकम करते हैं शो के अंदर। पहले मैं चाहूंगा इमरान की तरफ चलूं। इमरान, क्या कहेंगे आप, खास तौर पे जब बात की जाती है आइट्स की, बच्चे यहाँ पे अक्सर औकात एजुकेटेड होने के बावजूद नाकाम होते नजर आते हैं, आखिर क्यों? पहली वजह जो इसकी है वो ये हो सकती है कि उन्हें अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईएलटीएस नहीं है कि आईएलटीएस है क्या, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, और उनकी इंग्लिश उस कैलिबर पर नहीं होती जो आईएलटीएस डिमांड कर रहा होता है।
फॉर एग्जाम्पल अगर आप ग्रेजुएट हैं और उसके बाद आप जाना चाह रहे हैं बाहर, तो आपको बैंड चाहिए 5.5 या 6.5। अगर आपको 6.5 या 7 की डिमांड है, तो आपकी रोजाना की इंग्लिश और आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश उस कैलिबर पे नहीं है जो ये स्कोर कर सके। तो फिर उन्हें करना क्या होगा? उन्हें करना ये होगा कि वो ओवरऑल अपनी इंग्लिश को बेहतर से बेहतर से बेहतर करते चला जाए। इसके लिए फिर डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं जिनको यूज किया जाता है और बच्चे के जो रिक्वायर्ड बैंड्स हैं वो आ जाते हैं। हमारे जो लोकल इंस्टीट्यूट्स हैं जिनमें पढ़ाया जा रहा है, अगर हम अपनी यूनिवर्सिटीज़ की बात करते हैं, कॉलेजेस की बात करते हैं, तो वो यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस जो हैं वो अपने अपने फील्ड में जिसमें वो स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं उसमें तो बेस्ट बोलेंगे और बेस्ट सीखेंगे और बेस्ट करेंगे। और हमारी यूनिवर्सिटी जो है वो ये सारे काम कर रही हैं। इंग्लिश के हवाले से मैंने देखा है कि स्टूडेंट बहुत कमज़ोर रह जाते हैं, तो वो जो कमज़ोरी है वो फिर चलती जाती है और वही हर्डल बन जाती है आइल्स का स्कोर अच्छा ना होने के रास्ते में, और इसलिए फिर वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। अच्छा, इस हवाले से भी थोड़ा सा बताइएगा कि एक्सेंट के का भी बड़ा प्रॉब्लम होता है बच्चों को, एक्सेंट को इम्प्रूव कैसे किया जाए? अच्छा, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। एक्सेंट के हवाले से आपने अपनी ट्रेनिंग करनी है। देखिए, लिसन 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 एज मच एज यू कैन। जितना आप सुनेंगे और जिस एक्सेंट को सुनेंगे, आपकी बॉडी रिस्पॉन्स में वो डेवलप करेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पंजाबी बोलते हैं और घर में ठोस पक्की पंजाबी बोली जाती है, तो आपका जो भाई है, बहन है, बच्चा है, वो उसी एक्सेंट को रिसीव करेगा और उसको रिप्रोड्यूस कर देगा। और अगर आप वो झंग की साइड की पंजाबी बोल रहे हैं तो उस सेक्शन पे चला जाएगा, जो घर में बोली जाएगी वो सीखेंगे। और अगर घर में तो इंग्लिश बोली नहीं जा रही है, तो फिर आपको सुनने की जो सेंस है उसको बेहतर करना है। अब वो कैसे होगी? सबसे पहले तो आपको जो इन्वायरमेंट में चीजें अवेलेबल हैं उनको यूज करना है। फॉर एग्जांपल, आपके सामने CNN लग गया है, वो अमेरिकन इंग्लिश वहां पर बोली जाती है। अब अमेरिकन क्या करते हैं, मुंह को खोल के एक एक लफ्ज की प्रोनाउंसिएशन के ऊपर जोर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहूं कि एक लड़का है वो ब्रिटिश है और एक अमेरिकन है, वो पानी मांगता है, जैसे आप लोग पानी पेश करते हैं, वो कहता है, ब्रिटिश कहता है, आई वॉन्ट टू ड्रिंक वाटर, आई वॉन्ट टू ड्रिंक वाटर। अमेरिकन कहेगा, आई वॉन्ट टू ड्रिंक वाटर, वाटर। वाटर, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम डिफरेंस है। तो अगर आप एल्यूमिनियम सुन रहे हैं तो आपका मुंह उस लिहाज से उसको फैब्रिकेट करके बोल देगा। पहला तो यह है कि लिसन लिसन एज मच एज यू कैन। दूसरा है मिमिक करना। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तब भी आप अच्छी अंग्रेजी बोल सकते हैं। यस, ऑफ कोर्स। आप नकल उतारना सीखें। आप एक इंग्लिश में फॉर एग्जाम्पल एक स्पीच चल रही है, वो बंदा बोल रहा है, आप उसको सुने, 2 दफा सुने, 3 दफा सुने, तीसरी दफा जब वो बोल रहा है उसके साथ मुंह चलाना शुरू करें कि इसका मुंह कहां खुला है, कहां कम हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, यू हैव टू वर्क अ लॉट, अ लॉट, अ लॉट। अब यू हैव टू वर्क अ लॉट, अ लॉट, अ लॉट। तो अब अ लॉट, अ लॉट, अ लॉट और है, अ लॉट, अ लॉट, अ लॉट डिफरेंट है। तो जब आप देख रहे होते हैं तो फिर आप उसको रिएक्ट करें, मिमिक्री से आप ज्यादा बेहतर इंग्लिश सीख सकते हैं। तो ये एक दूसरी स्ट्रेटजी है इंग्लिश सीखने के हवाले से। फिर अब गाना शुरू करें साथ, जो वो बोल रहे हैं सुनते हैं, साथ उसको उस सुर में, उस आवाज में लेके जाएं, तो फिर अब डेफिनेटली उस एक्सेंट को समझ लेते हैं। चौथी बात जो मैं कहना चाहूंगा वो ये है कि आप उस लैंग्वेज की लिमिट समझें। जो लैंग्वेज आप बोल रहे हैं उसकी लिमिट नहीं पता है तो आप फिर कैसे वो लैंग्वेज बोल सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, अब इंग्लिश अगर आपने बोलनी है, उसमें कहना चाहते हैं मैं फैसलाबाद में रहता हूं। अब अंग्रेजी में दाल तो नहीं है, तो फैसलाबाद तो अंग्रेज नहीं कहेगा। अब उसकी लिमिट पे जाएं। अब देखें, वो कहेगा आई लिव इन फैसलाबाद। उसका दिमाग जो है ना, वो उसके पास तो डी है, तो वो दाल को वो डी से लेके जाएगा। जैसे पुरानी फिल्मों में देखते हैं कि गोरा अंग्रेजी बोलता है तो वो कहता है तुम क्या करना मांगता, वो ते को टी से रिप्लेस करता है। तो अगर आप इस बात का ख्याल रखें कि इंग्लिश की क्या लिमिटेशंस हैं और कहां पे आपको क्या बोलना है, तो फिर आप उसके एक्सेंट को भी समझ जाते हैं, उसकी प्रोनाउंसिएशन को भी समझ जाते हैं, और आपका जो रिसीवर है वो उसकी कंप्रीहेंशन सही कर लेता है। तो ये एक से 4 तरीके हैं जो मेरे ख्याल में बेस्ट ऑफ द बेस्ट हैं। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जहांगीर भी हमारे साथ मौजूद हैं। जहांगीर, आखिर
इंग्लिश को इतनी इंपॉर्टेंस हमारे माशरे के अंदर क्यों दी जाती है? आखिर क्या वजह है कि इसे लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो कंसीडर किया जाता है, आखिर क्यों? अच्छा हनान, एक ये कह लें कि एक हवा बना दिया गया है इंग्लिश को, क्योंकि एक लैंग्वेज है जिस तरह बाकी ज़ुबानें हैं, और बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि इंटरनेशनल लैंग्वेज है, हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज भी है, गवर्नमेंट की ऑफिशियल लैंग्वेज हमारी इंग्लिश है, हमारी वैसे कौमी ज़ुबान उर्दू है, लेकिन हमारे सारे ऑफिशियल जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो इंग्लिश में है। तो इसलिए हमारे यहाँ अच्छा गवर्नमेंट भी इस हवाले से कंफ्यूज रहती है कि इंग्लिश को लागू करें, उर्दू को करें। अब देखें पुरानी जो साबका हुकूमतें थी उसमें इंग्लिश की तरफ लेके जाया गया कि प्राइमरी जो था, गवर्नमेंट स्कूल भी इंग्लिश मीडियम कर दिए गए, लेकिन अब पीटीआई ने दोबारा प्राइमरी को उर्दू मीडियम कर दिया है। कहा गया है कि सिर्फ इंग्लिश को एज अ सब्जेक्ट पढ़ा जाएगा, जबकि पहले ये प्रैक्टिस कंटिन्यू थी कि अब आप साइंस को, मैथ को और दीगर जो आपकी बुक्स हैं उनको इंग्लिश में टीच करते थे। अच्छा मसला सबसे ये ज़्यादा है जो बता रहे हैं कि कंटेंट, आपका जो एक्सेंट है। अब देखिए हमने उन्हीं टीचर से पढ़ना है जो हमारे अपने टीचर्स हैं। अच्छा टीचर्स का एक्सेंट देख लें क्या है, वो वही है जो हम उर्दू बोलते हैं या पंजाबी बोलते हैं, वही है। तो जब तक हम जिसकी ज़ुबान है उसकी ज़ुबानी नहीं सीखेंगे या उसको समझेंगे या उनके एक्सेंट में, हम उसको अपनाएंगे नहीं। हम इसको एज अ सब्जेक्ट पढ़ते हैं सिर्फ नंबर गेन करने के लिए। जैसे बता रहे हैं कि अगर आप मास्टर्स भी कर लें तो आप आर्ट्स में फेल हो जाते हैं। तो वजह यही कि हम सिर्फ उसको एज अ इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए, अपने मार्क्स के लिए, और जो हमने कंटेंट पढ़ा है उसमें उसी को याद करते हैं। हमने उसको बोलने की प्रैक्टिस नहीं की। हमारे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ में ये प्रैक्टिस नहीं है, बिलखसूस जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उसमें नहीं है, गवर्नमेंट कॉलेजेस में नहीं है। प्राइवेट सेक्टर के कुछ स्कूल्स ऐसे हैं जो स्ट्रिक्टली इसको अप्लाई करते हैं कि आपने इंग्लिश ही बोलनी है स्कूल में। ये बाकी जो गवर्नमेंट के स्कूल में तो सोचे ही ना कि आप स्कूल में इंग्लिश एज इट इज़ उसको कम्युनिकेशन के तौर पर यूज़ करेंगे। आप एज अ सब्जेक्ट यूज़ करते हैं। कम्युनिकेशन का जब तक आप यूज़ नहीं करेंगे कम्युनिकेशन के तौर पर, तब तक आपको इंग्लिश बोलनी नहीं आएगी। हम यूनिवर्सिटीज़ में देखें, एफएससी में बच्चा इंग्लिश में एग्ज़ाम देता है तमाम, ग्रेजुएशन सारी इंग्लिश मीडियम है, मास्टर्स आपके सारे इंग्लिश मीडियम है। हम इंग्लिश लिख लेते हैं, बोलना मसला बनता है। देखें आप कहीं भी गली मोहल्ले बाज़ार में जाएँ, घर में जाएँ, तो आपका जो कन्वर्सेशन है वो आपकी इंग्लिश में नहीं है। तो जब तक आप इसको कम्युनिकेट नहीं बनाएंगे, कम्युनिकेशन का जरिया नहीं बनाएंगे, उस वक्त तक इंग्लिश जो है मैं समझता हूँ आपकी बोलचाल जो है वो नहीं सही हो सकेगी। जो आप कोई भी इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करते हैं, करवाते हैं, जितने भी इदारे ऐसे हैं, उसमें एक वही बात है, वो कंपल्शन लगा देते हैं कि आपने यहाँ जितना टाइम गुजारना है आपने इंग्लिश में कन्वर्सेशन करनी। आपको इंग्लिश बोलनी आती है नहीं आती, टूटी सीधी जैसी भी है, आपने वहाँ पर कोशिश करनी है कि जो भी आपने कम्युनिकेट करना है अपने साथी से, कोलीग से, अपने फ्रेंड से, अपने क्लास फेलो से, उसको आपने इंग्लिश में कम्युनिकेट करना है। तो जैसे ही आप कम्युनिकेशन में आते हैं तब आपकी रवानी बनना शुरू होती है, आपकी गलतियाँ दूर होती हैं, आपका एक्सेंट बेहतर होना शुरू हो जाता है। क्योंकि देखें मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ, आप इंग्लिश बोल रहे हैं या ये इंग्लिश बोल रहे हैं, तो मैं आपसे सीखूंगा, आप मुझसे देखेंगे मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं इनसे देखूंगा ये क्या एक्सेंट, क्या वर्ड यूज़ कर रहे हैं। वही बात है कि आप मिमिक्री भी करेंगे फिर, कि आपको नहीं पता था, आपने किसी को देखा, उसको कॉपी किया, यार ये तो ऐसे है। तो हमारे यहाँ उर्दू का भी यही मसला है तलफ़्फ़ुज़ का, कि हम बहुत ज़्यादा चीज़ें, हम कंप्लेन रहती है कि तलफ़्फ़ुज़ जो है वो उर्दू का ठीक नहीं है, इंग्लिश का हमारा एक्सेंट ठीक नहीं है। तो ओवरऑल ये मसला मसाइल यही है कि हमारा कम्युनिकेशन का जो वे है वो एक नहीं है। कभी हम पंजाबी बोलते हैं, कभी यूनिवर्सिटीज के अंदर भी जब प्रेजेंटेशंस दी जाती हैं, लिखी इंग्लिश में होती हैं, प्रेजेंट उर्दू में की जाती हैं। तो यही मसला है कि हमारा देखें रूटीन में हम पंजाबी और उर्दू का मिक्सचर मोस्टली यूज़ करते हैं। फैसलाबाद की अगर बात करें तो आप यही लाहौर चले जाएं, कराची चले जाएं, वहाँ के तालीमी अदारों का माहौल डिफरेंट है। वहाँ किसी ना किसी हद तक आप इंग्लिश में कम्युनिकेशन करते हैं। फैसलाबाद में ये ट्रेंड, तालीमी अदारों का कल्चर मुख्तलिफ है लाहौर से, इस्लामाबाद से, कराची से। वहाँ पे स्टूडेंट जो है वो थोड़ा सा ग्रूम ज़्यादा है कम्युनिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी इसको साइड पे रखते हैं कि उसका कैलिबर क्या है या उसका नॉलेज क्या है, वो साइड पे। लेकिन सिर्फ कम्युनिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो लाहौर, फैसलाबाद, कराची, इस्लामाबाद सबको कंपेयर करें तो हम फैसलाबाद जो है वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा पीछे हैं कि इंग्लिश कम्युनिकेशन हमारी पुअर है। तो ये बाकी जो बाहर जाना चाहते हैं वो फिर इसीलिए मुख्तलिफ जो कोचिंग क्लासेस हैं वो अटेंड करते हैं, मुख्तलिफ जो आइट्स के हवाले से है उनका सहारा लेते हैं, या कुछ ऑनलाइन उनकी वीडियोस देख देख के प्रैक्टिस घर में भी करते हैं। तो जिसको तो शौक़ होता है या जिसको, ये देखिए मजबूरी है, मैं समझता हूँ शौक़ की बजाय भी मजबूरी है। तो मजबूरी में लोग
इंग्लिश बोलना सीखते हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। हमारे साथ इमरान अली, इमरान भी मौजूद हैं। इमरान, क्या कहेंगे खास तौर पे जो लोग देख रहे हैं, आइट्स करना चाहते हैं लेकिन उनको पता नहीं कि आइट्स के अंदर होता क्या है, क्या क्या चीज़ें इंप्रूव करनी होती हैं, किस तरह से कौन कौन सी चीज़ों के इंटरव्यूज़ और इम्तिहान देना होता है आपको, इस हवाले से बताइए। आयल्स में तो आपके 4 मॉड्यूल्स हैं, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग। ये चारों के चारों मॉड्यूल्स जो हैं, इसमें आपको एक मलका हासिल होना चाहिए ताकि आप अच्छा स्कोर कर सकें, क्योंकि ये आपकी स्किल्स वहाँ पर चेक हो रही हैं और इनके अगेंस्ट ही आपकी उस स्किल को ग्रेड मिलेगा या जो बैंड है वो मिलेगा। तो ये चारों ही आपको इम्प्रूव करनी होती हैं, मगर ये चारों की चारों रिलेटेड हैं आपकी ग्रामर से और आपकी वोकैबुलरी से। देखिए, मैं कहूँगा अगर आपने ताजमहल बनाना है अपनी ज़िंदगी का, या जो बना हुआ है वो ब्रिक्स से बना है और इस तरह वो ब्रिक्स आपस में इकट्ठी हुई हैं तो वो फिर एक ताजमहल बन गया। इस तरह अगर आप अपनी ज़िंदगी का ताजमहल बनाना चाहते हैं, या आइल्स के बाद जो आप सोच रहे हैं या आइल्स में अच्छे ग्रेड लेना चाहते हैं, तो आपकी इंग्लिश की जो ब्रिक्स हैं वो वोकैबुलरी है, तो वो आपस में कनेक्ट होगी टेंसेस के जरिए और आइडियाज उसको लेब करेंगे और वो आपका एक जो फ्यूचर की कंस्ट्रक्शन है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो सबसे पहली चीज़ है आपकी ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स। अक्सर ये गलत फहमी पाई जाती है कि गोरे जो हैं वो ग्रामर के लिहाज से गलत इंग्लिश बोलते हैं। मैंने ये अक्सर सुना है, मेरे पास विजिटर्स आते हैं, वो कहते हैं कि गोरे तो ख्याल नहीं रखते। हालांकि कोई भी लैंग्वेज ग्रामर के बगैर हो नहीं सकती। आप माजी की बात मुस्तकबिल में तो नहीं कर सकते और ना ही आप मुस्तकबिल की बात हाल में कर सकते हैं। तो आपको एक ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर और पैटर्न का सहारा जरूर लेना पड़ता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कहूंगा कि ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर जरूरी है, फिर आपके पास वोकैबुलरी होना बहुत जरूरी है। ये 2 चीजें अब बना ली हैं। अब तीसरी चीज है आइडियाज, उनको साइड पे कर दें, ये ब्लॉक्स आपके पास आ गए। अब आपने डेवलप करनी है अपनी रीडिंग स्किल्स। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम फैसलाबाद के स्टूडेंट्स या पाकिस्तान के स्टूडेंट्स फेस करते हैं वो है रीडिंग की प्रॉब्लम। रीडिंग बहुत डिफिकल्ट नजर आती है। सबसे पहली बात, जब वो पढ़ते हैं तो हमारे जो पाकिस्तानी स्टूडेंट हैं उनकी रीडिंग स्पीड बहुत कम है। हम एक एक लफ्ज करके तो पढ़ते हैं। अब अगर एक स्टूडेंट एक एक लफ्ज करके पढ़ता है वो तो बहुत देर लगा देगा। वो 20 मिनट का ऐसे होता है जो 3 पार्ट्स होते हैं जो उसने करने होते हैं। 20 मिनट का रीडिंग पैसेजेस एक पार्ट, 20 मिनट का दूसरा और 20 मिनट का तीसरा, तो 1 आवर की रीडिंग होती है। तो हमारे बच्चे 20 मिनट की बजाय एक के ऊपर 30 मिनट लगा देते हैं और तीसरा उनसे पहला जो पैसेज है वो होता ही नहीं है। रीडिंग स्पीड सबसे बड़ी हर्डल है। मैं स्टूडेंट्स को इस तरह से ट्रेन करता हूँ। देखिए, मिसाल देता हूँ, आप छोटे थे तो आप पढ़ते थे DOG डॉग, और अब आपके सामने कोई बड़ा लफ्ज आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल कॉस्मोपोलिटन, मेट्रोपोलिटन, कॉर्पोरेट सेक्टर, बड़े लफ्ज भी आ जाते हैं, तो आप बगैर हिज्जे किए पढ़ लेते हैं। तो अगर आपके दिमाग को मैं ऐसे ट्रेन करूं कि आप इन एक लफ्ज के अगर आप 3 लेटर्स को इकट्ठा करके डॉग बना के पढ़ गए थे, तो अगर आप 5-6 अल्फाज का एक इमेज आपका दिमाग ले ले, अब उनको पढ़ लें फौरन एक ही ग्लिम्स में, तो कितनी जबरदस्त मैजिकल बात होगी। बिल्कुल मैजिकल बात होगी। इसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद, ब्रेक का वक्त हो गया है, तो नाज़रीन ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। इमरान हमारे साथ मौजूद थे और आइट्स के हवाले से गुफ्तगू जारी थी। तो इमरान, क्या कहेंगे आप आइट्स के हवाले से? एक्सेंट के ऊपर बात हो रही थी और इंग्लिश अब्जॉर्ब करने के हवाले से बात हो रही थी। एक्सेंट के बाद हमारी बात हो रही थी रीडिंग के ऊपर। तो रीडिंग के लिए मैं बता रहा था कि स्ट्रेटजीज ये है कि आपने अपनी आंख का फोकस खोलना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको बता रहा था जहां से शुरू की थी बात, कि जब आप छोटे थे तो अम्मी ने या बाबा ने या भाई ने या टीचर ने पढ़ाया DOG डॉग, और आपने उस वर्ड को फिर इकट्ठा करके पढ़ लिया। अब एक बड़ा वर्ड है कॉस्मोपोलिटन, मेट्रोपोलिटन, आप उसे आसानी से पढ़ लेते हैं बगैर हिज्जे किए। तो अगर मैं आपके जहन की ट्रेनिंग करूं और आप एक वक्त में 3 से 4 वर्ड्स एक ग्लिम्स, एक झलक में पढ़ लें, तो आपकी रीडिंग स्पीड तेज हो जाएगी। और इसके साथ दिमाग की देखें, अगर आपने ज़बान ऐड की उसमें, तो ज़बान जो है ना उसकी काइनेमेटिक्स उसमें ऐड होगी तो वो स्पीड स्लो होगी। लाइट की रफ्तार आवाज़ से ज़्यादा होती है, तो आपकी आंखें इमेजेस से पढ़ती हैं तो स्पीड तेज़ हो जाती है। तो मैं अपने इंस्टीट्यूट में और जिन आइल्स के ट्रेनर्स की मैं ट्रेनिंग करता हूँ, क्योंकि मैं ट्रेनर ऑफ द आइल्स ट्रेनर हूँ, तो उनकी मैं ट्रेनिंग करता हूँ, उन्हें बताता हूँ कि आंख का फोकस खोलें। आप जैसे ही आंख खोलेंगे तो आपका जो पेरिफेरल विजन है वो भी उसमें साथ शामिल हो जाता है, तो आप एक वक्त में ज़्यादा वर्ड्स पढ़ना शुरू कर देते हैं। एक बात पहली समझ आ गई, इससे स्पीड तेज़ हो जाएगी आपकी। सेकेंड प्रॉब्लम होती है वोकैबुलरी, जो मैंने आपको कहा
तो मैं कुछ ऐसे फॉर्मूला बताता हूं स्टूडेंट्स को कि अननोन वर्ड उनके सामने आएगा, वो उसे 3 से 4 हिस्सों में डिवाइड करेंगे उसके सिलेबल्स में, और उसके बाद वो उसको उसका मीनिंग गेस कर लेंगे। और ये कितनी बड़ी बड़ी बात है, क्योंकि इंग्लिश के तो करोड़ों अल्फाज हैं, एक बंदा सारे वर्ड तो यूज नहीं कर सकता, ना ही याद कर सकता। तो मैं ऐसी टेक्निक स्टूडेंट्स को बताना चाहूंगा कि वो उन वर्ड्स के मीनिंग गेस कर लें, उस वर्ड को डिवाइड करना कैसे है। तो सेकंड जो बात है ये आ गई आपकी वोकैबुलरी। तीसरी बात है कि स्टूडेंट से उसको पता नहीं चलता है, क्योंकि वहां पे सिनोनिम्स यूज हो रहे होते हैं आइल्स की रीडिंग में। वहां पर क्वेश्चन में वर्ड चेंज है, मगर उसका सिनोनिम जो कि उससे हाई फाई वर्ड है वो वहां पे मौजूद होता है, स्टूडेंट को पता नहीं होता। तो इसलिए उसके वर्ड्स के मीनिंग्स के लिहाज से उससे वो फाइंड आउट नहीं कर पाता कि कौन सी एक्यूरेट प्लेस है जहां पर उसका आंसर उसको मिलेगा। तो ये 3 बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं जो रीडिंग के हवाले से मैं डिस्कस करूंगा। चौथी प्रॉब्लम अगर मैं बताऊं वो जो है वो राइटिंग के हवाले से हो सकती है। हमारे पाकिस्तानी बच्चे के सामने बहुत से अच्छे स्टूडेंट्स हैं, मैं उन्हें मानता हूं, मगर जो मेरे एक्सपीरियंसेस में स्टूडेंट आए हैं उनके पिछले 10 साल का एक्सपीरियंस है मेरा, उसमें मैंने ये देखा है कि आप एक आम से स्टूडेंट को एक टॉपिक दे दें, फॉर एग्जाम्पल टेलीविजन टॉपिक है, हम टेलीविजन पे बात कर रहे हैं, तो उसे कहें ऐसे लिखो, आप घर जाके प्रैक्टिस करें, अपने भाई बहन को किसी को दें टॉपिक, वो ज्यादा से ज्यादा 4 या 5 आइडियाज उसके ज़हन में आएंगे, उसके बाद दिमाग स्टॉप कर जाएगा। अब उसे कहें लिखो, अगर वो मास्टर्स इन इंग्लिश है तब भी लिख रहा होगा। तो जो मेरे पास स्टूडेंट्स आए हैं, मैंने एक्सपीरियंस किया है, अच्छे स्टूडेंट्स तो होते ही हैं, मगर उसके अंदर से मैट्रिक लेवल की इंग्लिश आ रही होती है, दिस दैट इम्पॉसिबल और नॉट प्रेजेंट, इस तरह की वो लोअर कैटेगरी की इंग्लिश बोलता है या लिखता है। अगर उसके पास वर्ड्स की वोकैबुलरी, उसके लेक्सिकल रिसोर्सेज ही बहुत लोअर हैं, तो वो 9 बैंड या 8 बैंड जिसके ऊपर आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है 50% या 60%, वो स्कोर ही नहीं कर पाता। तो ये तीसरी बड़ी वजह उसके हवाले से आ गई। अगली बात, आइडियाज कम होने की मैं ट्रेनिंग ऐसे करता हूं, देखें आप अगर मेरे पास है ना, मैं सिर्फ सीधा चैलेंज करता हूं, बल्कि मैं सपोर्ट करना चाहूंगा फैसलाबाद के उन तमाम लोगों को जो मेरी आवाज इस वक्त सुन रहे हैं। आप मेरे पास आए, अपने उस भाई को, भतीजे को या बच्चे को मेरे पास भेजें और उसे पहले घर से ऐसे लिखवा लें। जस्ट 45 मिनट्स का एक लेक्चर मैं दूंगा और उसके जहन को इतना ऑर्गेनाइज, डिसिप्लिन और फर्टाइल कर दूंगा कि वही स्टूडेंट उसी टॉपिक के ऊपर 36 to 38 तो हेडिंग्स ही बना लेगा। अब आप सोचें, आप यहां पे बैठे हैं और आपके दिमाग में आइडियाज ब्लिंक कर रहे हैं, टिक 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 चल रहे हैं, तो आप कितने क्वेश्चन जनरेट कर सकेंगे। इस तरह अगर सीएसएस में बच्चे ने बैठना है तो उसके पास जो ज्यादा अमाउंट के आइडियाज हैं वो मेरे पास बैठ के तो उसकी डाइवर्सिफिकेशन जो है वो सीख सकता है। तो ये राइटिंग के हवाले से मैं बहुत बहुत बड़ा काम करता हूं। फिर मैं बताता हूं कि अगर आपने बैंड 5 लेना है तो यही टॉपिक है, इस तरह का ऐसे होगा। अगर बैंड 6 लेना है तो यही टॉपिक है, और वो ऐसे की स्ट्रक्चर इस तरह की होगी, 6 के लिए, 7 के लिए और 8 के लिए और 9 के लिए। वो डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो स्टूडेंट को समझ आ जाती है कि मुझे इसमें से किस कैलिबर के ऊपर रहना है और मेरी रिक्वायरमेंट क्या है। तो फिर हम जो रिक्वायरमेंट स्टूडेंट की होती है उससे ज्यादा अच्छा हम उसे सिखाते हैं। इसके लिए कुछ फार्मूला आए हैं कि आपको वर्ड कैसे बेहतर बोलना है, उसको कैसे अच्छे से अच्छा करते चले जाना है। तो फिर हम एक फिक्र लिखवाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपसे मैंने कहा है कि घोड़ा तेज दौड़ रहा है, ये फिक्र लिखो। तो आम लोग बच्चे क्या लिखते हैं, हॉर्स इज रनिंग फास्ट। यस, तो अब हमने क्या करना है, ये खास टेक्निक है कि हॉर्स के साथ उसकी अपने क्वालिफिकेशन लगा देनी है और रनिंग के साथ उसके एडवर्ब लगा देना। हॉर्स के साथ नाउन, उसके साथ एडवर्ब। फॉर एग्जांपल, हॉर्स इज रनिंग फास्ट, ये एक फिक्रा है। तो अगर आप इसको, ये है बैंड 4 का फिक्रा, अगर इसको 9 पे लेके जाना चाहते हैं तो आप ऐसा बोल सकते हैं, एन एनर्जेटिक हॉर्स इज गैलपिंग वेहेमेंटली। अब आपके ज़हन में एक इमेज आएगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि हमारे स्टूडेंट्स और हमारे लोग पिक्चर डिपिक्टिंग वर्ड्स बोलें। पिक्चर डिपिक्टिंग वर्ड्स, जैसे मैं रेडियो पे था, एफएम पे था, तो मैं आवाज से तस्वीर बनाता था लोगों के दिमाग में। अब तो टीवी पे है ना, अब तो बोल के दिख रहे हैं, मगर आवाज से तस्वीर बनाना एक डिफरेंट काम है। तो फॉर एग्जाम्पल, एन एनर्जेटिक हॉर्स इज गैलपिंग वेहेमेंटली, तो हमने क्या किया, हॉर्स के साथ एनर्जेटिक लगा दिया। तो इमेजिन करने वाले ने सोचा कि एक घोड़ा है, कड़ियल, काले रंग का, लंबे बाल, एनर्जेटिक, गैलप। अब घोड़े की 3 चालें हैं, वॉक, कैंटर, गैलप। गैलप का मतलब है सरपट भागना,
अब घोड़े के डीएनए में ये है कि अगर आपने घुड़सवारी की है तो आप जानते हैं कि वो इतना तेज भागता है कि आपने उसे एक टांग कराई है, वो उसको भगाया है, वो भागेगा, खून का आखिरी कतरा तक चला देता है और गिरता है, और मेरे अब्बू कहते थे कि फुड़क के मर जाता है, और वो अपनी स्पीड कम नहीं करता। तो गैलप उसके साथ अटैच हो गया, वेहीमेंटली के साथ। वेहीमेंटली का मतलब है पूरे जोर लगा के। अच्छा, जो इंटरव्यूज लेते हैं आइट्स के लिए, वो किस तरह की क्वेश्चनिंग करते हैं? अच्छा, जो इंटरव्यू ले रहे होते हैं वो एक जनरल क्वेश्चंस करते हैं, डेली लाइफ के क्वेश्चंस। फॉर एग्जांपल, अगर पार्ट 1 की बात करें, इंटरव्यू हो रहा है, तो उसमें आपसे आपके मुताल्लिक, आपकी फैमिली के मुताल्लिक, आपकी चीज़ों के मुताल्लिक थोड़े से क्वेश्चंस पूछने के बाद वो एक टॉपिक ले लेता है। फॉर एग्जांपल, कलर इज अ टॉपिक, कलर। तो अब उसमें वो पूछेगा कि आपका फेवरेट कलर कौन सा है, और आपको ये कलर अब क्यों पसंद है, पहले क्यों कौन सा कलर पसंद था, और क्या आप जानते हैं कि कलर्स से किसी इंसान की पर्सनैलिटी का पता चल सकता है, कलर्स क्या क्या डिपिक्ट करते हैं और दूसरे के बारे में क्या इंफॉर्मेशन देते हैं। फॉर एग्जांपल, ये एक टॉपिक हो गया। फिर अगला टॉपिक आ सकता है कुकिंग, योर कंट्री एक टॉपिक आ सकता है, फैशन टॉपिक आ सकता है। इस तरह के जो जनरल डिस्कशन के टॉपिक्स हैं वो उसमें पूछे जाते हैं, मगर वो होते हैं आइल्स की स्पीकिंग पार्ट 1 में। पार्ट 2 में आपको ना एक वो टॉपिक देता है, फॉर एग्जांपल एक कार्ड देता है, उसके ऊपर लिखा होता है फॉर अगर मैं सिंपल बात करूं, विजिट टू अ हिस्टोरिकल बिल्डिंग, तो फिर आपको नीचे बताता है कि आपने हिस्टोरिकल बिल्डिंग को विजिट किया तो आपने कब किया, कौन कौन आपके साथ थे, आपने वहां पे क्या एक्टिविटीज की, और आपको वो क्यों विजिट याद है, वो क्या आप वहां पर दोबारा जाना चाहेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं जो पार्ट 2 में होते हैं। इसमें स्टूडेंट ने 2 मिनट बोलना होता है नॉन स्टॉप, मगर पहले वो 1 मिनट हिंट्स बनाने के लिए देते हैं। फिर जो स्पीकिंग में थर्ड पार्ट आता है वो होता है इन डेप्थ एनालिसिस, कि स्टूडेंट के अंदर से निकालते हैं कि उसके अंदर वो आइडियाज को इनकलकेट करता है, उसको कंकैरिनेट करता है कि नहीं कर पाता, वो बोल भी पाता है कि नहीं पाता, वो जो कहना चाहता है उसे कहा भी जाता है कि नहीं कहा जाता। क्योंकि मैं बताता हूं, आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को देख लें, दिमाग और जुबान के दरमियान इतनी दीवारें खड़ी है ना, पूरी जिंदगी उसके ऊपर से नहीं आ जाता, उन्हें पार ही नहीं होती। मैंने ऐसे ऐसे टैलेंटेड लोग देखे हैं जो अपने पोटेंशियल से लोअर लेवल पे पूरी पूरी जिंदगी जॉब करते रहते हैं, अपने पोटेंशियल से लोअर लेवल पे, कि वो बता ही नहीं पाते। तो यहां से पूछा यह जाता है कि वो कैसे अपनी बात कह पाएंगे। तो मैं क्या करता हूं, मैं उनका लिंक बनाता हूं, उन्हें बताता हूं कि रीजंस कैसे करनी है, उसकी एग्जांपल्स कैसे देनी है, ओपिनियन कैसे आने हैं। तो हम इस तरह उस स्टूडेंट को वो बताते हैं। मगर थर्ड में क्या होता है, जैसे मैं आपको बता रहा था कि इन डेप्थ एनालिसिस, अगर आपके पास यही टॉपिक आ जाता है कि विजिट टू हिस्टोरिकल बिल्डिंग, तो बाद में पूछेगा क्या पाकिस्तानी लोग जो हैं वो हिस्टोरिकल बिल्डिंग से केयर करते हैं, क्या पाकिस्तानी गवर्नमेंट उसको रिस्टोर करने के लिए कुछ कर रही है। इस तरह के फिर क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपका नॉलेज इन्वॉल्व होता है, आपकी सेंसेस, आपका कहने का तरीका इन्वॉल्व होता है। फिर इस तरह से जांच पड़ताल की जाती है, और जो इन 6 क्वेश्चंस होते हैं थर्ड पार्ट में, इनको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर देता है, तो फिर उसके ग्रेड जो है 7 से ऊपर जा रहे होते हैं। अच्छा, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं कि उनको लिखने को दे दिया जाए, बड़ा अच्छा लिखते हैं, और जब बोलने की बारी आती है बोला नहीं जाता। इस हवाले से क्या कहें? ओके, अब आपने यूज किया है वर्ड बड़ा अच्छा लिखते हैं, तो एक बच्चा, आपका भाई या आप या खुद या मैं या कोई भी, जब वो पेपर दे के आता है ना, बेटा तुम्हारा पेपर कैसे हुआ, बहुत अच्छा हुआ, मैंने कमाल कर दिया, मेरे तो इतने % नंबर आएंगे, 90% नंबर ले लूंगा। मगर जब रिजल्ट आता है तो वो 60 और 70 पे होता है। रीजन क्या है कि स्टूडेंट ने अपने लिहाज से अच्छा लिखा होता है। इस तरह मुझे नहीं पता है जो उस ऐसे को चेक कर रहा है उसका लिहाज और क्वालिटी क्या है, वो किस क्वालिटी से कह रहा है कि हाँ इसने अच्छा लिखा है। हालांकि जो अच्छा लिखा हुआ है उसके मुख्तलिफ इंग्रेडिएंट्स हैं, उसके डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, वो आपको चेक करने हैं कि इन पैरामीटर्स के ऊपर आता है कि नहीं आता। चलें, उसने अच्छा लिख लिया, इसको साइड पे कर दिया, अब वो बोल क्यों नहीं पाता। जैसे मेरे साथी ने बात की थी कि इन्वायरमेंट नहीं है। अगर इन्वायरमेंट नहीं है तो आप तो हैं, टॉक टू योरसेल्फ, आप अपने आप से क्यों नहीं बात करते। मैं थोड़ी देर में, अगर ब्रेक का टाइम नहीं है तो मैं आपको ऐसा तरीका बता सकता हूं जो मैंने अल्लाह सुब्हानहू व तआला से लिया है, और अगर उस तरीके पे काम करें तो कोई भी बंदा बड़ सही तरीके से बगैर डरे कहीं भी किसी भी जगह के ऊपर खड़े होकर आप उसे खंबे पे खड़ा कर दें, वो अंग्रेजी बोलेगा, वो डरेगा नहीं, वो घबराएगा नहीं। आप उसे 10,000 बंदे के सामने खड़ा कर दें, क्योंकि उसका मैं लिंक बना दूंगा आंख का, दिमाग का और जबान का।
फिर दिमाग का और जबान का, फिर क्रिएटिविटी। ये लिंक के हवाले से जानेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद, ब्रेक का वक्त हो गया, तो नाज़रीन एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। इमरान भी हमारे साथ मौजूद थे, जहांगीर भी मौजूद थे। मैं चाहूंगा जहांगीर से इस हवाले से कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो करते चलो। जहांगीर, अब तो बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स खास तौर पे ऐसे बनाए गए हैं कि जिनके अंदर मीडियम ही आम तौर पे बात करने का भी इंग्लिश ही रखा गया है, तो आप क्या कहेंगे? एक तरफ बच्चों को इंग्लिश की तरफ लाया जा रहा है, उसे सिखाया जा रहा है, लेकिन दूसरी ही जानब जब देखा जाता है तो उर्दू से काफ़ी दूर वो बच्चे नज़र आते हैं। अच्छा, ये भी एक गलत फहमी है कि हमारे यहाँ इंग्लिश मीडियम स्कूल बहुत ज़्यादा हैं। फैसलाबाद में 6000 से ज़ायद प्राइवेट स्कूल रजिस्टर्ड हैं, जिनमें से गवर्नमेंट के अपने अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक सिर्फ 40 के करीब स्कूल ऐसे हैं जो एलीट स्कूल हैं, जहाँ पे सख्ती से कहा जाता है कि आप बच्चे इंग्लिश ही बोलेंगे। तो 6000 में से सिर्फ 40 स्कूल वो हैं जहाँ पर सख्ती होगी या पाबंदी होगी कि आपने इंग्लिश बोलना है। तो बाकी सारे स्कूल वैसे ही हैं जिस तरह हमारे दूसरे स्कूल हैं, उसमें कोई ऐसी सख्ती नहीं है। तो दूसरी बात ये कि उर्दू से दूर होने वाली ये भी एक हकीकत है कि कुछ बच्चे जो इन स्कूल्स में हैं, एलीट स्कूल्स में, उनको ये डर, ये खदशा रहता है और वो बाकायदा तौर पर उर्दू की कोचिंग लेते हैं। हमारे यहाँ ये बड़ा अजीब सा लगता है कि उर्दू की ट्यूशन पढ़ने जा रहा है या उर्दू का ट्यूटर आ रहा है। तो लेकिन बाज़ औक़ात बच्चों के वालिदैन ये ज़रूरत महसूस करते हैं कि हम अपने बच्चों को उर्दू भी सिखाएँ। तो वो बहुत चंद स्कूल ऐसे हैं, और ये रीज़न यही है कि अगर आपने देखें, वो फिर कोशिश करते हैं घर में भी इंग्लिश बोलें, स्कूल में भी इंग्लिश बोलें, और उनका जो कंटेंट ही सारा इंग्लिश में है। और इनका अक्सर का देखिए, जो कैम्ब्रिज से करेगा या रूट्स आईवी से करेगा या बीकन या जितने भी स्कूल्स ऐसे हैं, तो उनका सिलेबस ही आपका पाकिस्तान का लोकल या नहीं है, या पंजाब टेक्स्ट बोर्ड का नहीं है। आपने कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड और बाकी चीज़ों का सिलेबस जो है वो सारा पढ़ना है। तो उसमें फिर ज़ाहिर बात है उनकी डिफ़िकल्टी आती है उर्दू मीडियम में, और उनके जो उर्दू वाले भी टीचर हैं, उनकी भी कोशिश होती है इंग्लिश एक्सेंट में बोलें। तो जहाँ ये मामला है कि आप इंग्लिश उर्दू एक्सेंट में बोलते हैं, इन स्कूल्स में उर्दू वाला भी कोशिश करता है मैं उर्दू ऐसे बोलूँ कोई इंग्लिश एक्सेंट ही लगे, कि मिक्सचर ही लगे, उसमें डिफ़िकल्टी ना हो। तो ये बैरियर है, हमारे यहाँ बैरियर बहुत ज़्यादा है। अब देखिए, एक पीएचडी स्कॉलर है या पीएचडी डॉक्टर है या हमारे प्रोफेसर्स हैं, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की बात ले लें, तो आपको वहाँ पर ज़्यादातर जो आपके रूरल माइंडसेट के लोग मिलेंगे, क्योंकि एक तो एग्रीकल्चर का वैसे ही हमारे माइंड में आता है कि जनाब बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्टूडेंट रूरल से आते हैं जनाब के, उनको होता है कि हम अपनी स्टडी करें, और यहाँ उनके बहुत ज़्यादा है। तो इनके प्रोफेसर, उनका इंग्लिश एक्सेंट देख लें, उनका इंग्लिश कम्युनिकेशन देख लें, बहुत ही पुअर होता है। और ये एक रीज़न है कि हम इंटरनेशनली उतना ज़्यादा अच्छा प्रेजेंट नहीं कर पाते अपनी सारी रिसर्च को, अपनी जो भी तहकीक। बहुत ही कम ऐसे हमारे रिसर्च स्कॉलर्स कह लें या हमारे डॉक्टर्स कह लें, इंजीनियर्स कह लें, तो जो अपना इंटरनेशनली वो फेम हासिल कर पाते हैं या अपना वैल्यू बना पाते हैं या अपना रिसर्च। देखिए, पूरी दुनिया में रिसर्च इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस होती हैं। अब अगर किसी भी यूनिवर्सिटी हमारी में ले लें, 200-300 अगर पीएचडी डॉक्टर्स हैं, तो उनमें से कितने ऐसे हैं जो इंटरनेशनली प्रेजेंट करते हैं जाके अपना रिसर्च आर्टिकल किसी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में। हमारे यहाँ अगर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस को करवाई जाती है तो पूरी दुनिया से लोग यहाँ पे आ जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ से कभी सुना हो कि लोग जा रहे हैं इंटरनेशनली प्रेजेंट करने? बहुत तो सारे जाते भी हैं, बहुत कम तादाद में, बहुत कम तादाद में। अगर 200-300 आपका पीएचडी डॉक्टर आपकी फैकल्टी में मौजूद है, तो उनमें से 4-5 होंगे, 10 होंगे। 200 में से 10 का मतलब है 5%। तो आपका बहुत ही कैलिबर जो है, मैं समझता हूँ इस हवाले से, कम्युनिकेशन के हवाले से बहुत लो है। तो हमारी यूनिवर्सिटी से कितने लोग इंटरनेशनली प्रेजेंट करते हैं अपनी यूनिवर्सिटीज़ को, अपने रिसर्च को, अपने जो उन्होंने कुछ डेवलपमेंट किए हैं उसको। तो ये बहुत ही फुकदान है इस चीज़ का, और मैं समझता हूँ कि सबसे पहले अगर हमें इस चीज़ को करना है, बच्चों तक पहुँचाना है, तो हमें टीचर्स को भी फोकस करना होगा कि टीचर्स की ग्रूमिंग हो, उनके एक्सेंट के हवाले से, उनकी वोकैबुलरी के हवाले से, उनकी स्पीकिंग पावर के हवाले से। तो ये सारी चीज़ें हमें देखना होंगी, और सिर्फ बच्चों पर फोकस नहीं है। बच्चे तो ये देखिए एंड यूज़र है, मैं समझता हूँ। तो वो यूज़र पैदा कौन कर रहा है? हमारे टीचर्स। तो ये शिकवे शिकायत क्या है ना कि हमारे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी से आप मास्टर्स तक पढ़ाते हैं, इंग्लिश मीडियम पढ़ाते हैं, लेकिन आपको इंग्लिश बोलना नहीं आती। तो मसला कहाँ पे है? टीचिंग स्किल्स पे। आपकी यूनिवर्सिटीज़ में, स्कूल में, कॉलेजेस में सिर्फ आपको कंटेंट पढ़ाया जा रहा है, रट्टा लगाया जा रहा है। आपने मार्क्स लेने, आपने डिग्री लेनी है, कागज़ का टुकड़ा लेना है। बिल्कुल ठीक है। इमरान भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप क्या कहेंगे जनाब?
खंबे पे चढ़ के इंग्लिश बोलने वाली बात के हवाले से आप कुछ बताना चाह रहे थे, मैं चाहता हूँ कंटिन्यू करें उससे। मैं चाहता हूँ जो मैंने बात की खंबे पे चढ़ के बोलने की, वो इस तरह से है कि कहीं भी बोल सकें। मतलब ये कि आपकी अंदर, आपकी हड्डियों में, हड्डियों के गुद्दे में, आपकी रूह में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बात है। मैं तो फिर चाहता हूँ कि स्टूडेंट का डर जो है और घबराहट जो है इंग्लिश बोलने के हवाले से वो निकल जाए। उसके जो बैरियर, जैसे जहांगीर भाई कह रहे थे कि बैरियर है, तो बैरियर उसके टूट जाएं और वो उनको क्रॉस करके फलांगता हुआ अपने कैरियर की तरफ चला जाए, ना कि बैरियर के बारे में सोचता रहे। तो अब उससे होता क्या है, जैसे मैंने ब्रेक से पहले आपको बता रहा था कि मैं एक ऐसा मेथड बताता हूं जो कि मैंने अल्लाह सुब्हानहू व तआला से लिया है। अब इसकी मिसाल सुन लीजिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसान को बनाया, बनाने के बाद उसे चीजों के नाम याद करवा दिए। अब कुरान पाक में अकल वालों के लिए निशानियां हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने चीजों के नाम याद करवा के फरिश्तों से मुकाबला करवाया, तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम जीत गए। तो यहां से सीख हमें ये मिलती है, सोच ये मिलती है कि क्यों सिखाए। अब जब इंसान दुनिया में आता है, फिर भी आके वो सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट का नाम लेता है। आप थे, दुनिया में आए, मैं आया, तो हमने पानी मांगा। पानी अल्लाह ताला का एक ऑब्जेक्ट, एक चीज है। तो आपने कहा मम, ये माई। तो अम्मी ने कोई थप्पड़ नहीं लगाया कि मम क्या होता है, पानी कहो, क्योंकि हम सीख रहे थे। जब हम सीख रहे होते हैं तो हमने मां से सीखा कि उस वक्त गलती करने की गुंजाइश होती है। तो मैं वहां पे यही तरीका अपनाता हूं। सबसे पहले अल्लाह का तरीका यह है कि इसमें ऑब्जेक्ट्स क्योंकि सिखाए गए थे, तो मैं वहां पर ऑब्जेक्ट्स रखता हूं, उससे मैं लिंक बनाता हूं आंख का, दिमाग का और जबान का। फॉर एग्जाम्पल, आपके सामने कोई भी चीज है, आप उसको देखें और उसके ऊपर नजर गड़ा दें, आपका दिमाग उसके बारे में कुछ ना कुछ आपको बताना शुरू कर देगा। अब उसको जुबान पे ले आइए। ये बिल्कुल सिंपल तरीका है घर में बैठ के अंग्रेजी बोलने का। ये इस प्रोग्राम से बुखारी साहब, ये सबको फायदा होने वाला है। घर में बैठे हैं, उनके सामने इस वक्त उनके सामने टेलीविजन है और वो हमें देख रहे हैं, नजरें गड़ा दी टेलीविजन पे। अब उन्हें सबसे पहले तो टेलीविजन नजर आ रहा है या टेबल नजर आ रही है, उसके ऊपर देख के बोलना शुरू कर दें। 4 लफ्जों का सादा फिक्रा, जस्ट सिंपल सेंटेंसेस। और जो ये पहली बात है कि 3 से 4 लफ्ज का सादा फिक्रा बोलना है उन्होंने। फिर जो नजर आता है सिर्फ उस पे बोलना है, प्रॉप्स को यूज करना है सिर्फ। हाँ, जो नजर आता है उसके ऊपर बोलना है और शुरू में किसी पेचीदगी में नहीं जाना। जैसे आपने पहले दिन बोलना शुरू किया तो आपने सियासत के ऊपर तो बात नहीं की, आपने पानी मांगा, दूध मांगा या कुछ खाने पीने की चीज मांगी। तो वेरी सिंपल मेथोडोलॉजी से आपने स्टार्ट करना है। मिसाल है, अगर आपके पास एक फोन है, ये ऑब्जेक्ट है आपके सामने, आप इसको देखते, नजर गड़ गई है, अब इसके ऊपर बोलना शुरू करें। जैसे दिस इज अ सेल फोन इन माय हैंड, दिस इज अ सेल फोन। 4 वर्ड हो गए। इट्स मेड ऑफ प्लास्टिक, इट्स मेड ऑफ प्लास्टिक, 4 वर्ड हो गए। फिर इसके ऊपर नजर गिराएं। It has a big screen. There are 2 cameras on the front and 1 at the back side. There is a flashlight too. अब आप बन गए इसके रिप्रेजेंटेटिव। खड़े हो जाएं, बोलना शुरू करें। इस पे बोल लिया, 4 लफ्जों का सादा फिक्रा। पहले स्लो आएगा ज़हन से ना, फिर बाद में इसको दोबारा बोलें, फिर बोलें, फिर बोलें। मैंने अल्लाह सुब्हानहू व तआला से ये सीखा है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक दिन में 5 नमाजें हमें हुक्म दिए है, तो इसके पीछे बहुत बड़ी बड़ी हदायत के अंदर एक हदायत जो मेरे दिमाग ने ली है वो ये है कि इसका मतलब है कि इंसान का दिमाग 5 दफा एक चीज करेगा तो उसके होश में और समझ में आएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इस पे बोले हैं 1 दफा, तो पहली दफा आप स्लो बोलेंगे, दूसरी दफा थोड़ा सा फास्टर, तीसरी दफा उससे, और जब आप 5 दफा एक चीज को तैयार कर लेंगे एक दिन में, वो तो भूलने वाली ही नहीं है। आप उसमें फ्लुएंट हो जाएंगे, क्योंकि हमें अल्लाह से और उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखना है। आपने इर्द गिर्द माहौल से सीखना, ये सीख लिया। अब आपने अगली लाइन सोचनी है कि जहां नजर जाए वहां लफ्ज जाए। अब वो सामने मुझे ग्लोब नजर आ रहे हैं, उसके ऊपर देख के उसके ऊपर बोलना शुरू करें। घर में आपको फ्रीजर नजर आता है, उसके ऊपर देखें, उसको खोलें, उसके ऊपर बोलें। आप इस तरह इन्वायरमेंट में जहां जहां आपकी नजर जाती है बोलना शुरू करें, तो आप ऑटोमेटिकली इंग्लिश में ट्रांसफर होना शुरू हो जाएंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हम 24 घंटे में अपने आप को इंटरनेशनल बनाने के लिए कितनी प्रैक्टिस करते हैं, हम कितनी इंग्लिश बोलते हैं। अगर आप देखें, सोचें अपने बारे में, या मैं सोचूं या दूसरे लोग सोचते हैं,
तो मैक्सिमम 15 मिनट्स। तो हम पाकिस्तानी भाइयों का स्टैमिना टू स्पीक इंग्लिश बहुत कम है। अब कोई इंग्लिश की तकरीर करना शुरू करता है तो 15 से 20 मिनट के बाद वो उर्दू में आ जाता है। आप देखिएगा, एक्सपीरियंस कीजिएगा, क्योंकि इंग्लिश उसकी खत्म हो गई या प्रैक्टिस उसकी नहीं है, उसका स्टैमिना नहीं है, वो एक मैराथन लेवल पर इंग्लिश नहीं बोल पा रहा है। तो वो कैसे बोलेगा इस तरह से? आप घर में छुट्टियां हैं, बच्चे हैं घर में, बच्चों को आप इंग्लिश इस तरह सिखाएं, उसे कहें इसके ऊपर बोलो बेटा, इस पे बोलो, ये दीवार है इसके ऊपर बोलो, ये डोर है इसके को एक्सप्लेन करो, थोड़े से फिक्र आप खुद लिखें, उसको बताएं कि इसको एक्सप्लेन करो। वो अपनी कार के सामने खड़ा हो जाए और कार का सेल्समैन बन जाए, और बता ये हमारी कार है, इसमें ये है, इसमें ऐसे है, इसमें वैसे है, वो लिख ले और वो बोलना शुरू कर देगा। वो लॉक्स ब्रेक होंगे, वो फ्लुएंट हो जाएगा। उसका दिमाग देखिए, डाटा बस होती है ना कंप्यूटर में, जो डाटा भगाता है उसमें एक प्रोसेसर से हार्ड डिस्क में या फिर रैम में, इस तरह उसका दिमाग की प्रोसेसिंग तेज होगी और ओरल कैविटी, उसकी जबान तक वो डाटा तेजी से आएगा। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं आपका नाम क्या है, तो आप क्या कहेंगे? आपका नाम क्या है? हन्नान। हाँ, हन्नान। अब मैंने कहा आपका नाम क्या है, तो कितनी जल्दी ये ट्रांसफर हुआ और आपके दिमाग में ये अल्लाह ने सलाहियत ऐसी पैदा की है कि मीनवाइल जब मैं पूछ रहा था, आपका दिमाग यहां से सुन के समझ रहा था। उसने ये समझा कि ये कह क्या रहा है, इसने पूछा मुझसे क्या है, फिर उसने प्रोसेस किया कि हाँ इसने मुझसे मेरा नाम पूछा, ठीक है, अच्छा नाम पूछा, नाम मेमोरी में कहां पड़ा हुआ है, प्रोसेसर वहां गया, नाम उठाया, जुबान को दिया, फिर जुबान की जो काइनेमेटिक्स है, जो ओरल कैविटी है, इसको दिमाग ने कंट्रोल किया कि कितने डिस्टेंस पे ये बंदा बैठा हुआ है। आपने नहीं बोला, इस तरह से फिर वो उसको बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया इमरान अली, इमरान साहब, आपका शो के अंदर आने के लिए, और बड़े बेहतरीन टिप्स जो हैं वो आइट्स के हवाले से आपने दिए। और जहांगीर आपका भी बहुत शुक्रिया, आप भी शो के अंदर आए। तो नाज़रीन इसी के साथ ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। खुशामदीद। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है, हमारे साथ डॉक्टर इकरा मंजूर मौजूद हैं, जो कि फिजियोथेरेपिस्ट हैं और ऑर्थोपेडिक्स के हवाले से जो है इनसे मालूमात हम लेंगे, क्योंकि बहुत सारे मामलात हैं आजकल की नौजवान नस्ल के अंदर, और इसके साथ साथ जो एजेड पर्सन है उनके अंदर बहुत सारे मसाइल हैं जो कि जन्म ले रहे हैं। उनके अंदर डिस्क बल्ज है, हर्निनेटेड डिस्क हैं, और इसके साथ साथ नी पेन्स और मुख्तलिफ इस तरह के बॉडी के अंदर पेन्स होती हैं, जैसे मसल स्पैम्स होते हैं, उनके हवाले से गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि ये आजकल बहुत कॉमन होती चली जा रही हैं, और हर तीसरे से चौथे बंदे के अंदर कोई ना कोई मसल्स को लेके प्रॉब्लम या जॉइंट्स को लेके प्रॉब्लम नजर आती है। अब वो होती किस तरह से और उनको दूर कैसे किया जाएगा, इस हवाले से आज हम डॉक्टर इकरा से गुफ्तगू करेंगे। तो इकरा, क्या कहेंगी आप? खास तौर पे सबसे पहले बात कर लेते हैं मसल स्पैम्स की, तो आप क्या कहेंगे ये जनरेट कैसे होता है बॉडी के अंदर? बहुत सारे लोगों को पेन होती है, कमर में मसल स्पैम्स बने होते हैं, टांगों में होते हैं, बाजुओं में होते हैं, ये बनते कैसे हैं, किस तरह से इससे बचा जाए, और अगर बन जाता है तो इसका इलाज किस तरह से किया जाए? थैंक यू सो मच हन्नान फॉर हैविंग मी इन योर शो। सबसे पहले अगर हम मसल स्पैम्स की बात करें तो इसमें क्या है कि आम लैंग्वेज में अगर हम लोगों को समझाएं तो ये पट्ठों का खिंचाव है। जैसे आम अगर हम समझाएं तो पट्ठों का खिंचाव कैसे हो जाता है? ओवर एक्टिविटी से हो सकता है। आपकी बॉडी के अंदर अगर जैसे आयरन की कमी है या डिफरेंट न्यूट्रिशन की कमी है, उसकी वजह से अगर आप ओवर एक्टिविटी में चले जाते हो, उसकी वजह से हो सकता है। या फिर और भी कोई अंडरलाइंग इश्यूज हो सकते हैं जिसकी वजह से आपके जो मसल्स हैं वो वीक हैं, उनकी प्रॉपर स्ट्रेंथ नहीं है, तो आपके जो मसल्स हैं वो स्पैज्म में चले जाएंगे। अब अगर हम इनके ट्रीटमेंट की बात करें तो इनका ट्रीटमेंट डिफरेंट तरीके से, डिफरेंट टेक्निक से हर एक का डिफरेंट होता है। लेकिन अगर हम फिजियोथेरेपी में जनरल बात कर लें तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि मसल को ना रेस्ट देंगे। रेस्ट देने के बाद उसको थोड़ा सा हीट देंगे। हीट दे के उसका जो स्पैज्म है, उसका जो खिंचाव है वो कम करने की कोशिश करेंगे। वो डिफरेंट टेक्निक्स, डिफरेंट हमारे पास मोडालिटीज़ होती हैं जिसके साथ हम इसको सॉल्व। अच्छा, कोई शख्स अगर घर बैठ के ये करना चाहता है और फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाने की हैसियत नहीं होती उसके, मतलब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि उनके पास इतनी इनकम नहीं होती कि प्राइवेट क्लिनिक्स पे जाके इलाज लें और प्रॉपर सेशन लें फिजियोथेरेपी के,
तो घर पे बैठे इन चीज़ों को किस तरह से ठीक करते हैं? नहीं, ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों के जो फिजियोथेरेपी है वो आपको बड़े महंगे सेशंस में मिले। आपकी जो पब्लिक सेक्टर है, हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पे बड़ा अच्छा काम हो रहा है। वहाँ पे डेली बेसिस पे पेशेंट्स को देखा जाता है। पेशेंट्स वहाँ जा सकते हैं, उनसे ले सकते हैं, गाइडलाइन ले सकते हैं। वंस वो वहाँ से गाइडलाइन ले लेते हैं, वहाँ फिर वो अपने घर में डिफरेंट तरीक़ों से अपने बेशक वो हीट थेरेपी से करें या बेशक उनको जैसे जैसे स्ट्रेचिंग थेरेपी के हवाले से थोड़ा सा बता दें कि अगर आपके मसल पे स्पैम बना है, सपोज कमर के ऊपर स्पैम बना हुआ है, तो आप किस तरह से करेंगे कि घर के अंदर कोई कपड़ा गर्म करेंगे या किस तरह से उसके अंदर बाज़-औक़ात होता है ना कि रेत गर्म करके कपड़े के अंदर डाल के उसको लगाया जाता है, कुछ इस तरह का प्रोसेस हो जी बिल्कुल सकता है? ऐसे ही होता है। मतलब डिफरेंट जगहों के डिफरेंट तरीके हैं। कुछ क्या करते हैं, कुछ रेत गर्म कर लेते हैं, कुछ क्या करते हैं, एक हॉट पैक मिल जाता है, बैग मिल जाता है, उसके अंदर पानी गर्म करके वो यूज़ कर लेते हैं। कुछ टॉवल गर्म कर लेते हैं, टॉवल को नीम गर्म पानी में गर्म करके वो बॉडी पे यूज़ कर लेते हैं। इसलिए डिफरेंट तरीके। और आजकल तो वो इक्विपमेंट्स भी बहुत सारे आ गए हैं ना, पैड्स आ गए हैं ऐसे। हाँ, पैड्स कि आ आप गए हैं, स्विच लगाएं रेडीमेड। हाँ जी, रेडीमेड पैड्स हैं। आपने सिर्फ स्विच लगाना है, ऑन करना है और आप रेडी हैं अपने ट्रीटमेंट। अच्छा, उसे जस्ट हीट देनी होती है या हीट के बाद भी कोई प्रोसेस होता है? उसके बाद आपने डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन कितनी है, कितना स्पैज़म है, कितना प्रॉब्लम है, फिर हम उसके हिसाब से उसको स्ट्रेचिंग्स और ये सारी चीज़ें गाइड करते हैं। और मसल वीकनेस को कैसे रिपेयर करते हैं? मसल वीकनेस को जाहिर सी बात है उसकी स्ट्रेंथनिंग कराएंगे। अब स्ट्रेंथनिंग के डिफरेंट तरीके होते हैं जो पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंगली वेरी करते हैं और फिर हम उसको उसी की कंडीशन के मुताबिक एक पूरा प्लान गाइड करते हैं। सपोज किसी के टांगों के या बाजुओं के मसल वीक हैं, तो आप एक्सरसाइज करवाएंगी, मेडिकेशन देंगे या किस तरीके से, स्ट्रेटजी क्या होगी? देखें, अगर तो उसकी वीकनेस किसी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम की वजह से है तो जाहिर सी बात है हम एक टीम वर्क के थ्रू चलते हैं। जैसे न्यूरो फिजिशियन है या न्यूरो सर्जन है, वो आपके साथ इंटरलिंक्ड होता है। या फिर एक पेशेंट की प्रॉब्लम किसी बोन्स की उसके मसल्स में किसी बोन की वजह से प्रॉब्लम आई है, तो फिर हम उसके जो ऑर्थोपेडिक सर्जन होगा उसके ओपिनियन के अकॉर्डिंगली चलेंगे। मतलब उनका ओपिनियन और ये सारी चीज़ें लेने के बाद फिर हम उनके मसल्स पे काम करते हैं, उसकी ग्रेडिंग पे, उसकी स्ट्रेंथ पे, उसकी किस किस तरह की कौन कौन सी हमने एक्सरसाइज करानी है। अच्छा, हमारे यहाँ ये देखने को मिलता है कि जैसे ही 40 से उम्र ऊपर जाना शुरू होती है, हमारे लोगों के जॉइंट्स में पेन बहुत ज़्यादा शुरू हो जाती है और बहुत सारे मसाइल जो हैं वो बॉडी के अंदर जनरेट होना शुरू हो जाते हैं। जॉइंट पेन के हवाले से आप बताइए। बिल्कुल आप सही कह रहे हो, ये एक ऐसा प्रॉब्लम है कि जिसको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। हमारे जो लोग हैं उनके अंदर अवेयरनेस है ही नहीं। जैसे हमारी बच्चियां हैं जो 20, 22, 23 साल में आती हैं, उनके जॉइंट्स प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती हैं, जैसे हम क्लिनिकल सेटअप्स में देखते हैं। या फिर 25 यंग एज में ये स्टार्ट हो जाता है। बिल्कुल यंग एज में, बिल्कुल। जैसे दूध का इंटेक छोड़ देती हैं बच्चियां या छोटे बच्चे छोड़ देते हैं, विटामिन डी जैसे धूप प्रॉपर नहीं लेते, तो जो हड्डियां हैं वो वीक होना शुरू हो जाती हैं। वो कितना हिसाब का साथ देंगी? वो 20 साल, 25 साल, 30 साल, उसके बाद वो अगर आप उसको न्यूट्रिशन नहीं दे रहे तो वो तो वीक होना शुरू हो जाएंगी। जैसे ही वो वीक होंगी वैसे आपको पेन का फैक्टर है वो बढ़ता जाएगा। अच्छा, विटामिन डी यानी आप मिल्क से एब्जॉर्ब करते हैं? नहीं, विटामिन मिल्क जो है उसका एक सोर्स है कैल्शियम का सोर्स है, और विटामिन डी जैसे सबसे इजी तरीका उसका धूप। लेकिन हमारे साथ एक कॉलर भी मौजूद है, कॉल भी ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम सर, मोहम्मद शफीक चिश्तिया मंडी से बात कर रहा हूँ सर। जी जी शफीक साहब, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं? सर मैं रात को सोता हूँ तो जब सुबह उठता हूँ तो जी नहीं कर रहा उठने के लिए, मेरा दर्द होता है सारा जिस्म। तो इसके लिए मुझे मालूमात चाहिए थी थोड़ी सी। जी बहुत शुक्रिया शफीक साहब कॉल करने का। टीवी ऑन रखिएगा, हमारे साथ इकरा मौजूद है, उनसे पूछते हैं। इकरा, बाजुकात होता है ऐसे कि जब आप सो के उठते हैं तो जिस्म अकड़ा अकड़ा होता है और इंसान फ्रेश नहीं फील करता, हालांकि सो के जब उठता है बंदा तो उसे ज्यादा फ्रेश होना चाहिए, ज्यादा एक्टिव होना चाहिए। वो एक नॉर्मल बंदा सो के फ्रेश उठेगा, लेकिन एक बंदा जिसको न्यूट्रिशन की कमी है, जिसने ओवर एक्टिविटी की है, वो कैसे सो के उठ के फ्रेश फील करेगा? वो नहीं करेगा, क्योंकि जैसे अब जिसकी न्यूट्रिशन ही पूरी नहीं है, अब या फिर कोई और भी अंडरलाइंग प्रॉब्लम हो सकता है। जैसे इन्होंने कॉल की है, इनकी हिस्ट्री कंप्लीट नहीं है, आया कि ये 40 साल से ऊपर है, आया कि 40 साल से नीचे हैं, क्या इनको कोई मतलब ऑर्थोपेडिक्स का कोई मसला तो नहीं है, क्या इनको कोई न्यूरो का मसला तो नहीं है, क्या इनको कोई इनकी लैब्स हुई हैं, क्या इनको रोमेटिक मतलब इस तरह कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इस वजह से भी हो सकता है। इसलिए इनको पूरा डायग्नोस बनाना बड़ा ज़रूरी है। पेशेंट की तकरीबन 15-20 मिनट की एक हिस्ट्री होती है। जनरली आपने इनकी कॉल से जो ऑब्जर्व किया, अगर इनको कोई हल बताना चाहें तो आप क्या बताएं? उसके लिए सबसे पहले जो अपने इनके करीबी डॉक्टर हैं पहले उसको रुजू करें, ताकि एक प्रॉपर जो इनको मिल जाएगा एडवाइस, तो उसके ऊपर वो ये फॉलो करेंगे तो ज्यादा बेहतर। मतलब नीम हकीम नहीं बनना चाहिए खुद से? नहीं, जैसे एक 30 सेकंड की हिस्ट्री में हम कुछ क्या बता सकते हैं?
ठीक है। अच्छा, इस हवाले से भी मुझे बताइएगा कि खास तौर पे जो 40 से ऊपर जैसे जॉइंट्स के हवाले से बात हो रही थी, तो जॉइंट्स के प्रॉब्लम्स को दूर कैसे किया जा सकता है? जॉइंट्स के प्रॉब्लम को दूर, जैसे अब हम फीमेल्स में बात कर लें तो ये 40s के बाद उनका ज़्यादा कॉमन है कंपैरेटिवली मेल्स। तो फीमेल्स के लिए हम क्या करते हैं कि उनको जो ऑस्टियोआर्थराइटिस की स्टेज 1 शुरू हो जाती है मोस्टली, और मैंने तो ये अपने क्लिनिकल सेटअप पे देखा है कि 35 के बाद उनको ग्रेड 1 शुरू हो जाता है, बिकॉज ऑफ ओवरवेट, बिकॉज ऑफ ऑस्टियोप्रोसिस, यानी जैसे उनको कैल्शियम की कमी होती है, जो हड्डियां होती हैं वो बुरबुरी होनी शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से अच्छा, ऑस्टियोप्रोसिस बहुत ज्यादा औरतों में पाया जाता है और कैल्शियम डेफिशिएंसी की वजह से ये पाया जाता है। अब बहुत सारी लड़कियां ऐसी होती हैं जो कि कैल्शियम लेना स्टार्ट कर देती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उनकी बीमारी दूर नहीं होती। इसकी वजह ये होती है कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है, और विटामिन डी की डेफिशिएंसी होने की वजह से आपकी कैल्शियम अब्जॉर्ब नहीं बॉडी कर पाती। दैट्स वाई आप जितना मर्जी कैल्शियम इंटेक कर लें, आपकी बॉडी में अब्जॉर्ब ही नहीं होगा, आपकी बोन्स स्ट्रॉन्ग कैसे होंगी। तो हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद है, उनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, हसन शाह बात कर रहा हूँ जी अहमदाबाद से। जी जी सर, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं? जी 34 ईयर मेरी एज है, डायबिटिक हूँ मैं। तो एक लेग में मुझे स्ट्रेचिंग करते हुए जरा मसला होता है, जिसका जब बंदा आलसी पालसी मार के बैठते हैं ना, तो राइट साइड वाली जो लेग है वो मूव करते हुए प्रॉब्लम होती है ऐसे बैठते हुए। ये जरा इनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि इसकी क्या प्रॉब्लम होती है। जी जी, बहुत शुक्रिया हसन साहब आपके कॉल करने का। इकरा से इस हवाले से पूछिएगा। इकरा, क्या कहेंगी आप? लेग मूवमेंट में प्रॉब्लम रखा, साइटिका की पेन? हाँ बिल्कुल, साइटिक पेन इनको लग रही है, लेकिन हम इस पे भी कंफर्म नहीं कह सकते जब तक कि हम उसका डायग्नोसिस ना कर लें, जब तक कि हम उसको फिजिकली असेस ना कर लें, या फिर जब तक हम उसको एक्सरेज और एमआरआई के थ्रू पूरा डायग्नोसिस ना। एमआरआई से तो 100% डायग्नोस हो एमआरआई जाता है 100% आपको अगर कंफर्म कर आपकी देता लैम्बर है। डिस्क के अंदर बल्ज है तो यहाँ हेरिडिटेड है, तो आपको पता चल जाता है कि ये आपकी वेन्स को पिंच कर रहा है। बिल्कुल ऐसे ही और वो वेन जो कि नर्व्स को पिंच करता है। जी बिल्कुल, नर्व्स को पिंच कर रहा है, और नर्व्स वो वाली होती हैं जो कि टांग के अंदर जा रही होती हैं, करंट लेके आ रही होती है एक तरह से। बिल्कुल, अगर हम कॉमन लैंग्वेज में आपको समझाएं तो उसमें क्या होता है कि जो डिस्क होती है ना वो बाहर को आ जाती है, वो उसके ऊपर प्रेशर डालती है, जिसकी वजह से जहाँ जहाँ उसकी जो इनर्वेशन होती है वो अपसेट होती है और वहाँ पर आपको पेन होना शुरू हो जाता है। इनका भी शायद इसी वजह से कोई इन्होंने वजन उठाया होगा या कुछ किया होगा, तो इस वजह से इनको जो पेन आ रहा है। कोशिश करें आप झुके नहीं, आप वजन नहीं उठाएं, और अब इसको मज़ीद इसको थोड़ा सा रेस्ट दें और सीधा लेटने की, स्ट्रेट सरफेस पे लेटने की कोशिश करें। अगर 3 से 5 दिन में ये रिकवर नहीं होता तो आप ट्राई करें कि किसी को कंसल्ट करें। जी बिल्कुल, 3 से 4 दिन में अगर रिकवर नहीं होता ये प्रॉब्लम, इसके बावजूद भी जो तरीका इन्होंने बताया जारी रहती है, तो आप किसी फिजिशियन को इस चीज़ को दिखाएं, ताकि ऑर्थोपेडिक्स का मशवरा जो है वो दिया गया है, ताकि वो डायग्नोस 100% आपकी डिजीज़ को कर सकें और उस हिसाब से फिर इलाज जो है वो बताया जाएगा। इकरा, जॉइंट्स के हवाले से गुफ्तगू हो रही थी कि औरतों के अंदर कैल्शियम अब्जॉर्बेंट जो विटामिन डी है उनकी डेफिशिएंसी का नहीं पता चलता। उनको लगता है कि यार ये बस कैल्शियम नहीं है बॉडी के अंदर, कैल्शियम इंटेक करती रहती हैं लेकिन विटामिन डी नहीं होता। आप क्या रिकमेंड करेंगी अगर कोई लड़की कैल्शियम ले रही है तो उसके साथ साथ विटामिन डी के भी कैप्सूल देने चाहिए? बिल्कुल लेने चाहिए। और हम अपने क्लिनिकल सेटअप्स में आजकल तो आपको पता है हर बंदा डेफिशिएंट है, किसी बंदे का जो विटामिन डी लेवल है वो पूरा नहीं है। आप बेशक करवा लें उसका सीरम विटामिन डी तो भी आपको कम नजर आएगा, आप बेशक आप उसको वैसे असेस कर लें, वो इतनी उसको वीकनेस होगी हमें पता लग जाएगा इसका विटामिन डी जो लेवल है वो कम हो। विटामिन डी सुनने में आता है कि मसल्स के साथ भी इन्वॉल्वमेंट शो करता है। अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, मसल्स भी उससे वीक हो जाते हैं। जितना आपका मसल्स क्यों वीक होते हैं? ये तो कैल्शियम को अब्जॉर्ब करने के लिए मतलब रिस्पॉन्सिबल होता है, तो मसल्स इसके साथ किस तरह से वीक हो जाते हैं? देखिए एक चीज़ है, ये एक न्यूट्रोफैक्टर है एक तरह से हमारी बॉडी का, जो चीज़ें जिस तरह से कम होती जाएंगी। अब जैसे आयरन है, आयरन का काम तो ब्लड के साथ है, लेकिन जब वो बॉडी में कम होता है तो हमारे पट्टे खिंच जाते हैं, वो एक वीकनेस की फीलिंग, एक फटीग ऑल द डे वो रहती है। इस तरह जिस तरह से आपकी न्यूट्रिशन कम होगी आपकी पूरी बॉडी पे इफेक्ट आएगा। ठीक है, हमारे साथ एक कॉलर भी मौजूद है, कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा ख्याल है कॉल जो है वो कट गई है, तो दोबारा इकरा की तरफ चलते हैं। इकरा, क्या कहेंगी आप? जो बात कर रहे थे उसे मैं चाहता हूँ कंटिन्यू करें। मैं आपसे यही बात कर रही थी कि जो हमारी न्यूट्रिशन है, आया वो विटामिन डी की फॉर्म में हो, आयरन की फॉर्म में हो, कैल्शियम की फॉर्म में हो, या किसी भी और विटामिन की फॉर्म में हो, वो पूरी होनी चाहिए बॉडी में। जैसे ही हम कम होते हैं ना सिर्फ आपके पट्टों पे बल्कि पूरी बॉडी पे इफेक्ट्स आना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, विटामिन डी
अगर आप किसी नेचुरल सोर्स से लेना चाहें तो किससे ले सकते हैं? आप अपने फ्रूट्स लें, आप अपनी वेजिटेबल सारी लें, और आप जैसे सुबह सुबह जो अर्ली मॉर्निंग धूप होती है वो लें। अर्ली मॉर्निंग धूप, अच्छा धूप में बैठने से इसका रिएक्शन क्या स्टार्ट होता है जिससे विटामिन उससे डी? क्या होता है कि बॉडी के अंदर, ये बायोकेमिस्ट्री है, बॉडी के अंदर एक ऐसा रिएक्शन स्टार्ट होता है जो विटामिन डी की एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करता है और वो फिर हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, यानी धूप मिलने से आपकी बॉडी विटामिन डी को बेनिफिशियल जनरेट है करती हमारे है, लिए। हाँ जी, और विटामिन डी जो है वो आगे कैल्शियम को अब्जॉर्ब करता है, और जी, कैल्शियम बिल्कुल। जो है वो हमारी जैसे ही वो बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता है। बॉन्डिंग उनकी बेहतर होगी, ओवरऑल हमारी जो बोन्स की मसल्स की हेल्थ है वो बेहतर हो जाएगी। अच्छा, डिस्क बल्ज के हवाले से कुछ बताइएगा। डिस्क बल्ज का बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम रहता है, खास तौर पे आपकी रीढ़ की हड्डी के अंदर। बिल्कुल, रीढ़ की हड्डी में बेसिकली मोरे होते हैं, पीछे सारे इस तरह पूरी तरतीब में पड़े हुए होते हैं। अब हर दो मोरों के दरमियान अल्लाह ताला ने एक कुशन लाइक स्ट्रक्चर रखा हुआ होता है, उसको हम कहते हैं जी वो डिस्क है। अब जब हम कोई एक्टिविटी करते हैं तो उस एक्टिविटी के दौरान उसका, अब ये दो मोरे हैं, इसके दौरान एक दरमियान में एक डिस्क पड़ी हुई है। जब कोई एक्टिविटी हम झुके, जब हम यूं करके झुक गए तो ये इसके जो चांसेस हैं डिस्क के पीछे को निकलने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं, या फिर हम इस साइड को झुके तो इस साइड पे निकलने के चांसेस, या फिर दोनों लेटरल साइड पे, लेटरल मतलब साइड्स पे जाने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। जैसे ही वो ज़्यादा जाता है, इस इर्द गिर्द से नर्व्स गुजरी होती हैं, अब वो डिस्क बैठ जाएगी, उसके बाद हमारी जो नर्व्स हैं वो उसके ऊपर कंप्रेशन अच्छा, आ डिस्क जाएगा। के अंदर जेल लाइक कंसिस्टेंसी मटेरियल भी होता है जो कि अगर आपके बल्ज के ऊपर स्ट्रेस ज्यादा आता है वो उसमें से निकलता है, जिसकी वजह से बल्ज क्रिएट होता है। आप क्या कहेंगे कि इसे किस तरह से रोका जाए? आप अपने पोस्चर को ठीक रखें। अगर तो जैसे आप कह रहे हैं कि वजन उठाने से ही बिल्कुल हो जाता है, जरूरी नहीं तो है अब सिर्फ वजन तो सारे उठाते हैं। जी बिल्कुल, अब किस तरह से इस चीज से निपटा वजन जाए? उठाने की टेक्निक्स, मतलब आप ट्राई करें कि आप झुक के वजन नहीं उठाएं, आप बैठ के वजन उठाएं। जैसे आप झुक के वजन उठाएंगे तो उसके चांसेस ज़्यादा हैं। अगर आप सीधा स्ट्रेट बैठ के एक चीज़ उठाइए और वापस चले गए हैं, इससे आपके चांसेस जो हैं वो इंजरी के कम है। और इसके अलावा आप बेल्ट्स यूज़ कर सकते हैं। जितने हमारे जिम मेंबर्स होते हैं इनको ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, वो जिम में वेट लिफ्टिंग करते हैं, द वेरी नेक्स्ट डे उनको प्रॉब्लम आती है, भाई बैक में पेन शुरू हो गई। अब वो बैक में जो पेन शुरू होती है वो इसी वजह से होती है, उन्होंने बहुत ज़्यादा वेट उठाया, बेल्ट नहीं लगाया हुआ था, तो वो जो चांसेस थे डिस्क के बल्ज होने के वो ज़्यादा हो गए। बिल्कुल, हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद है, उनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम, कौन सा आप बात कर रहे हैं और कहाँ से? बेटा डॉक्टर साहब से बात कर रही है, फैजाबाद। जी जी अनवर साहब पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? माला फैजाबाद से अनवर बोल रहा हूँ। जी जी पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? हाँ बेटा, वो डॉक्टर साहब से पूछ रहे हैं कि मेरी जो राइट लेग है ना, जो राइट लेग है ना, जी जी उसमें बड़े पेन है। वो कहते हैं कि हराम मगज में कोई ना दबाव आ जाता है, बिल्कुल बिल्कुल, वजह से ये ब्लड जो है ना उसकी सर्कुलेशन रुक जाती है, तो उसकी वजह से ये दर्द हो रहा है। ये मेरी टांग भी सोई हुई है, पाँव के नीचे से भी सोए हुए है। आपकी उम्र जी अनवर साहब, आपकी उम्र के हवाले से जानना चाह रही हैं डॉक्टर साहब? बेटा 57 साल उम्र है, 57 ईयर्स एज है। जी अनवर साहब टीवी ट्यून रखिएगा, हम आपको इसका हल भी बताते हैं। शाटिका पेन मुझे लग रही है, बिल्कुल वही पेन है। अगर जैसे उनको अब इनका प्रॉब्लम है वो ज्यादा है, बहुत माइनर प्रॉब्लम नहीं है। अगर इनकी नमनेस भी स्टार्ट हो गया ना, वो सुन्न होना शुरू हो गया, इसका मतलब दर्द के साथ साथ वो कंप्रेशन इतना ज़्यादा हो गया कि वो ब्लॉकेज करना शुरू हो गया, अपने जो करंट का जो सप्लाई होता है उसको वो ब्लॉक करना शुरू हो गया। अब इनको तो चाहिए फौरी तौर पर ये अपना बेल्ट लगाएं, सीधा पोस्चर मेंटेन करें, कोशिश करें अंकल एक स्ट्रेट जगह पे आप लेटें और सख्त जगह पे। हाँ, जो सख्त जगह हो, जैसे बेशक ज़मीन पे लेट जाएं, कोई ऐसी बात नहीं है। और अगर आपने बेड पे लेटना है तो आपका जो मैट्रेस है वो लूज़ नहीं होना चाहिए, और अगर आपने चारपाई पे भी लेटना है तो आपकी जो चारपाई है वो बिल्कुल टाइट होनी चाहिए। और उसके अलावा आपको चाहिए कि आप बेड लगा लें, कुछ मेडिकेशन जो आपकी ये नमनेस आई हुई है वो कंटिन्यू करें अपने न्यूरो फिजिशियन के रेफरेंस से, और साथ में आप फिजियोथेरेपी की जो एक्सरसाइजेज हैं वो प्रॉपर तरीके से उनका एक ले लें। फिजियोथेरेपी अगर शाटिका पेन के लिए यूज की जाती है, कैसी स्ट्रेटजीज होती हैं? क्या उनको क्या हम एक्सटेंशन बेसिकली मेंटेन कराते हैं। जैसे कि हमने डिस्क जो है वो मोस्टली जो है पोस्टीरियर साइड पे निकलती है, पोस्टीरियर मतलब पीछे वाली साइड पे। अब हम क्या करते हैं कि पेशेंट, अच्छा पीछे वाली साइड पे भी आगे झुकने की वजह से या जोर लगाने की वजह से निकलती है, इसका जवाब लूंगा आपसे, लेकिन ब्रेक का वक्त हो गया है, तो एक ब्रेक ले लेते हैं। तो नाज़रीन ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ।
वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं इकरा से मजीद गुफ्तगू करते हैं शैटिका पेन के हवाले से। बहुत सारे हमारे कॉलर्स जो हैं आज ख़ास तौर पे शैटिका पेन के हवाले से कॉल कर रहे हैं। तो फिज़िकल अप्रोच क्या थी और इसके साथ साथ ट्रीटमेंट आपकी जांच से बताया जा रहा था कि कौन कौन सी फिजियोथेरेपी की अप्रोचेज़ हैं जिनके वजह से उसको ठीक किया जा सकता है। तो ऐसे लोग जो कि अब गांव में मौजूद हैं और वहाँ पे इन बीमारियों का सामना उनको करना पड़ रहा है, अब एक एक सेशन जो कि हर दिन के बाद होता है उनको लेने के लिए शहर नहीं आना पड़े, कोई इस तरह की टेक्निक बताएं कि वो घर पे बैठे इसका इलाज कर सकें। देखिए, ये तो एक ऐसी प्रॉब्लम है कि जब ये हो जाती है तो आपको फिर कुछ एहतियातें और कुछ एक प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। अब मसला ये है कि हम पाकिस्तान में यहाँ पर अवेयरनेस कम है, अवेयरनेस भी कम है, हमारे सेटअप्स भी कम है। जैसे गांव वाले इलाके होते हैं उनके अंदर तो बिल्कुल सेटअप्स नहीं होते, या फिर उनके पास जो हॉस्पिटल्स पड़ते हैं उनमें भी सेटअप्स कम होते हैं। लेकिन कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो हमारे जो DHQs हैं और THQs हैं वहाँ पर ये सारे प्रॉपर सेटअप्स अब मौजूद हैं। अब की जो हमारे पास लेटेस्ट है रिपोर्ट, तो अब हम ये नहीं कह सकते जो गांव के लोग हैं वो इस फिजियोथेरेपी की फैसिलिटी को अवेल नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक है, हमारे साथ एक कॉलर भी मौजूद हैं, कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, कौन सा आप बात कर रहे हैं और कहाँ से? मेरा नाम हाजी मोहम्मद यासीन गुलाम अहमदाबाद से बात कर रहा हूँ। जी यासीन साहब, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। मेरे ना वो रीढ़ की दर्द होती है, गोडे से नीचे से लेकर पैरों की उंगलियों तक, कभी कभी ऊपर भी चले जाती है। 5-6 दिन हो गए, ये दर्द कम नहीं होती। ये मसला आपको 5-6 दिन से है या इससे पहले भी था? पहले भी कोई 8 साल पहले हुआ था, तो खुद ही बस राम आ गया, अब फिर दोबारा शुरू हो गई। आपकी एज क्या है यासीन साहब? 50 प्लस है। 50 प्लस। कोई खास एक्टिविटी करके अंकल स्टार्ट हुई थी ये दर्द आपको? बस नहीं, कोई ऐसी बात नहीं, घर में बैठे बैठे ही बस एकदम ही शुरू हो गई। जी जी। अब उसके बाद वो खत्म ही नहीं हो रही। जी यासीन साहब, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। आपके सवाल का जवाब लेते हैं इकरा से। इकरा, ये भी शैटिका पेन ही मुझे लग रही है। लग रही है, लेकिन अब वो डिपेंड कर रहा है कि वो किस लेवल पे है। अब क्योंकि इनका कहना है कि 7-8 साल पहले भी थी, ठीक हो सकता है पोस्टर ठीक किया हो। बिल्कुल स्टेटमेंट दे रहे हैं कि री की दर्द, जैसे कॉमन लैंग्वेज में इसको कहा जाता है ना कि री की दर्द होती है। लेकिन अब अगेन बात वही आ जाती है, जब तक उनको फिजिकली असेस नहीं किया जाएगा कैसे हम कुछ कह सकते हैं। अब इनके लिए मशवरा ये है कि अंकल आप सबसे पहले जो अपना कैल्शियम विटामिन डी है वो प्रॉपर पूरा करें। आपके जो एलेंड्रोनेट्स हैं, क्योंकि आपकी बॉडी भी ऑस्टियोपोरोटिक हो चुकी होगी, आप उसको पूरा करें। और सेकेंडली अपना एक एक्सरे ज़रूर कराएं अगर वो घुटने से पैर तक है, क्या पता कोई और वजह और रीज़न उसको दर्द करा रही हो, जरूरी नहीं है घुटने की कोई हड्डी बड़ी हो। घुटने हाँ जी बिल्कुल, घुटने में ऐसे होता है कि आपकी जो छोटी छोटी नोकें निकल आती हैं जोड़ खराब होने की वजह से, स्पाइक्स बन जाते हैं। हाँ जी बिल्कुल, मे भी उसकी वजह से दर्द हो रही हो, तो आप उसके लिए पहले एक एक्सरे कराएं और उसके बाद अपने ऑर्थोपेडिक सर्जन से या न्यूरो फिजिशियन से, जैसे आप। तो डॉक्टर इकरा जो हैं वो तो यही रिकमेंड करती हैं कि आप एक्सरे करवाएं अपनी टांग का, क्योंकि अगर शैटिका पेन होती तो इसने आपकी कमर से लेके एक टांग पूरी तक डिलीवर करना था। लेकिन अगर आप बता रहे हैं कि घुटने से पांव की तक, हाँ घुटने से पांव तक होता है, तो उसके लिए आपको खास तौर पे एक्सरे करवाना पड़ेगा। ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपके घुटनों के अंदर जो हड्डियों के स्पाइक्स हैं वो बन गए हैं, जिसकी वजह से कोई ना कोई वेन पिंच होती है आपकी, दैट्स वाई ये पेन जो है वो आपकी टांग में हो रही है। तो इसके बाद आप जब एक्सरे करवा लेंगे, मे बी इनको न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी हो, मे बी उनका कैल्शियम कम हो, मे बी उनका विटामिन डी कम हो, मे बी विटामिन डी और कैल्शियम का टेस्ट भी करवाएं साथ, बिल्कुल, ताकि आपको पता चले इसकी डेफिशिएंसी है तो पहले उसे पूरा करें, देन बेसिक्स को क्लियर करने के बाद ही अगली प्रॉब्लम की तरफ मूव करना चाहिए। बिल्कुल ऐसे। आप क्या कहेंगी इस हवाले से? मतलब वही जैसे मैंने उनको बताया कि आप पहले अपना एक प्रॉपर चैनल के थ्रू चलें, एक जैसे आपने एक्सरेज वगैरह करा लिए, फिर जो फिजियोथेरेपिस्ट आपको एक्सरसाइज आपके मसले के मुताबिक बताएगा आपने फिर वो फॉलो करनी है। ठीक है। अच्छा ये भी बताइएगा, शैटिका पेन के साथ साथ ये तो लैम्बर डिस्क के अंदर बल्ज होता है ना, अगर अपर डिस्क में बल्ज हो, जैसे जहाँ से वर्टिब्रे शुरू होते हैं 5वें या 6ठी डिस्क के अंदर बल्ज हो, उनको भी कुछ प्रॉब्लम वो सर्वाइकल रीजन आ जाता है, बेसिकली हमारा गर्दन वाला, इसमें C7 तक होते हैं, ये वाला रीजन आ जाता है। अब उसकी सप्लाई जो है वो हमारे बाजुओं के साथ है, लंबर का जो सप्लाई है वो हमारी टांगों के साथ है, और जो सर्वाइकल का सप्लाई है वो हमारे बाजुओं के साथ है। जिस तरह टांगों में हमारे सिम्टम्स आते हैं, इसी तरह हमारे फिर बाजुओं में सिम्टम्स आते हैं। मतलब दर्द जाएगा जिस जिस लेवल पे आपको वो प्रॉब्लम होगा, उस लेवल पे जहाँ जहाँ उसकी सप्लाई होगी वहाँ वहाँ दर्द शुरू होना शुरू। अच्छा, इसका हल क्या है?
इसका हल वैसे ही जैसे हम लंबर डिस्क को ट्रीट करते हैं वैसे ही हम सर्वाइकल के ऊपर काम करेंगे। प्रॉपर एक उनको कॉलर लगा देंगे, जैसे लंबर के ऊपर हम लंबर बेल्ट लगाते हैं तो सर्वाइकल के ऊपर हम कॉलर लगाते हैं, उसको थोड़ा सा रेस्ट देते हैं, देन मोबिलाइजेशन और ये वो सारी चीज़ें। अच्छा, बाजुकात तो ये भी होता है ना कि आपका जो ऑर्थोपेडिक डॉक्टर होता है, जो कंसल्टेंट होता है, वो आपको रिकमेंड करता है कि बल्ज इस कदर ज्यादा बढ़ गया है कि अब ऑपरेट करवा लिया जाए। बिल्कुल। तो ये स्टेजेस क्या होती हैं बल्ज की? कितना बड़े तो ऑपरेट करवाना चाहिए, कितना रिकवर हो सकता है फिजियोथेरेपी? ये तो फिर अब MRI वगैरह आपको डिसाइड करके बताता है अब कि कितना आपने पेशेंट की कंडीशन भी बताती है और MRI भी उसको डिसाइड करता है। जितना उसकी पेशेंट की कंडीशन सीवियर हो जाएगी, जितना उसका बल्ज सीवियर हो जाएगा, केस सर्जरी की तरफ चला जाएगा। ठीक है। और लेकिन हमने ऐसे भी केस देखे हैं जो सर्जरी से रिवर्स हो गए हैं, बिल्कुल एक ठीक फिजियोथेरेपी पैटर्न फॉलो करने की वजह से। ठीक है। और सर्जरी के भी कुछ अपने नुकसान होते हैं, क्योंकि आप जब रीढ़ की हड्डी की सर्जरी हो उसमें बड़ी एहतियात की जरूरत होती है। बिल्कुल। तो बल्ज का समटाइम ये भी होता है कि आप ऑपरेट करवा भी लेते हैं, दोबारा हो जाता है। बिल्कुल। तो ये दोबारा क्यों हो जाता है ऑपरेट करवाने के बाद? वही ना, आप एक चीज़ को जब आप एक चीज़ में प्रॉब्लम आ जाती है और सर्जरी उसको जब पूरे तरीके से ठीक नहीं कर पाती तो चांसेस होते हैं कि वो री इंजरी के चांसेस होते हैं उसके। अच्छा, ये भी तो होता है ना कि आप बल्ज जब बन गया है और ऑपरेट करवाने का भी कहते हैं, लेकिन कुछ लोग आदी हो जाते हैं, बल्ज के साथ ही सारी उम्र गुजार देते हैं। तो स्टार्ट पे तो पेन होता है, 1-2 साल पेन होती है, उसके बाद पेन खत्म हो जाती है। उसके बाद उनको पेन होती है विद ओवर एक्टिविटी या वेट बेयरिंग या सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद। ठीक है, इसका जवाब लूंगा, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। तो नाज़रीन, ब्रेक लेंगे, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हमारे साथ डॉक्टर इकरा मौजूद हैं और मजीद गुफ्तगू जो जॉइंट्स के प्रॉब्लम्स हैं उनके हवाले से करेंगे। जॉइंट्स के जिनको प्रॉब्लम है वो अपनी डाइट किस तरह की रखें, वो अपनी रोज़ाना की रूटीन कैसी रखें, एक्टिविटीज़ क्या परफॉर्म करनी चाहिए, वेट उठाना चाहिए या नहीं उठाना चाहिए, या फिर जो चहलकदमी करनी चाहिए वो कितनी करनी चाहिए, इन तमाम चीज़ों के हवाले से बताइए। अब जैसे डाइट की हम बात कर लें, वो तो आपकी प्रॉपर डाइट होनी चाहिए, फ्रूट्स भी होने चाहिए, वेजिटेबल्स भी उसमें होनी चाहिए, दूध भी होना चाहिए, रोटी भी होनी चाहिए। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि बहुत ऑयली चीज़ें खाते हैं, फिर कोलेस्ट्रॉल लेवल उनका बढ़ जाता है, वो भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को ट्रिगर कर देता है। जॉइंट्स में ज्यादा पेन होना शुरू हो जाती है, यूरिक एसिड फॉर्मुलेशन हो जाती है। तो इन चीज़ों के हवाले से भी अवेयर कीजिए। बिल्कुल वही बात है, किसी भी चीज़ की जो मतलब ज़्यादा हो जाएगा, एक्सेस है, वो आपको नुकसान देगी। अगर आप सारी चीज़ें ले रहे हैं लेकिन एक पोर्शन कंट्रोल में लें, एक उस लिमिट में लें कि वो आपको नुकसान ना दे। जैसे बीफ है या रेड मीट है, वो आपकी यूरिक एसिड को बढ़ाएगा, इसलिए अगर आपने लेना है तो एक प्रॉपर लिमिट में लें। प्रॉपर लिमिट में लेना चाहिए। और डाइट से हटके एक्टिविटीज जो रोजाना परफॉर्म करते हैं, आप 30 मिनट्स की वॉक तो हर बंदा करे। कोई भी बंदा जो सेडेंट्री लाइफस्टाइल गुजार रहा है वो समझ ले कि मैं आगे जाके आइंदा 5-10 सालों में प्रॉब्लम मुझे होने वाली है, इसलिए आज से स्टार्ट कर दें कि आपने 30 मिनट की वॉक लाजमी करनी है। और जिनको प्रॉब्लम है वो 10 मिनट की, 20 मिनट की, और जो 30 मिनट से ज़्यादा कर सकते हैं, वेरी गुड। अच्छा, कुछ लोगों का ऐसे भी होता है ना कि जॉइंट्स के अंदर अगर प्रॉब्लम होती है तो पैर सूजना शुरू हो जाते हैं, गोडे सूजना शुरू हो जाते हैं। वो स्वेलिंग किस चीज़ की होती है? वो स्वेलिंग होती है हमारे जॉइंट की ओवर एक्टिविटी की वजह से। अब जॉइंट को हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, वो ख़राब है, उसने कोई ना कोई रिएक्शन तो देना है। जब वो रिएक्शन देता है तो वो स्वेल हो जाता है, फिर उस स्वेलिंग को हमने कम करना होता है। बर्फ की टकोर करते हैं, क्या करते हैं, ये भी साथ वो डिपेंड करता है किसको कौन सी चीज़ सूट करती है। किसी को बर्फ़ की टकोर सूट करती है, किसी को गर्माइश सूट करती है, तो फिर पेशेंट के अकॉर्डिंगली हम कर देते हैं। लेकिन अगर तो अभी अभी स्वेलिंग हुई है, बिल्कुल जैसे आज ही हुई है, तो पहले 5-6 दिनों में बर्फ़ जो है वो ज़्यादा हेल्पफुल होती है। ठीक है। और यूरिक एसिड अकोमुलेशन को किस तरह से रोका जाए? यूरिक एसिड, आप सबसे पहले अपनी डाइट, उसके बाद आपकी प्रॉपर एक एक्टिविटी होनी चाहिए और एक प्रॉपर वर्कआउट के थ्रू आप रोक देते हैं। और मेडिकेशन, जाहिर सी बात है आपको फिर मेडिकेशन लेनी पड़ेगी। मेडिकेशन के साथ साथ डाइट बेहतर करें आप, और वॉक साथ में की जाए तो इन चीज़ों को बेहतर किया जा सकता है। और कुछ लोगों को ये भी होता है ना कि डिस्क डिस्लोकेट हो जाती है, या नी डिस्लोकेट हो जाती है, या फिर आपके जॉइंट्स डिस्लोकेट हो जाते हैं, उनको इन चीज़ों को किस तरह से मैनेज करना चाहिए? उसको इसी तरह से मैनेज करते हैं। एक तो या तो फौरी तौर पे वो अपनी जगह पे रीलोकेट हो जाता है, या फिर अगर नहीं होता तो रीलोकेट ज़्यादा हो जाती है ना डिस्लोकेशन, तो रीलोकेट करने के बाद हम उसको POP कर देते हैं, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लस्तर कर देते हैं। फिर वो कुछ अर्सा उसको, उसके जो लिगामेंट्स वगैरह टूटे होते हैं उसको जुड़ने का टाइम मिल जाता है। जैसे ही वो जुड़ जाते हैं फिर हम उसकी दोबारा से फिजियो कराते हैं। वो एक्चुअली अगर ये जॉइंट है,
ये स्टिफ डिसलोकेट हो गया था, इसको रीलोकेट किया गया और इसके ऊपर पीओपी कर दिया गया। तो मोस्टली कंप्लेन ये आती है कि ये जोड़ यहाँ पे जुड़ गया, या फिर घुटना होता है वो, उसको जब प्लस्तर से खोला जाता है तो वो उसके जुड़ने की कंप्लेन आती है कि अब हम मूव नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको फिर प्रॉपर तरीके से मूव कराते हैं, डिफरेंट हीट यूज़ करके, मोडालिटीज़ यूज़ करके, पेन वाली मोडालिटीज़ यूज़ करके, सोनिक यूज़ करके, इनकी स्टिफनेस को कम करके फिर हम आ जाते हैं। ठीक है, हमारे साथ एक कॉलर भी मौजूद है, कॉल भी ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा ख्याल कॉल जो है वो ड्रॉप होगी। तो अच्छा, बहुत सारे लोग जिनको लकवे की प्रॉब्लम होती है, मतलब मुंह टेढ़ा हो जाता है, बीपी की वजह से भी समटाइम हो जाता है, बीपी शूट किया और लकवा मार जाता है, मुंह टेढ़ा हो जाता है, उसके लिए भी फिजियोथेरेपी रिकमेंड करते हैं। हाँ जी। तो उस हवाले से आप बताइएगा किस तरह की फिजियोथेरेपी? उसमें फेशियल एक्सरसाइजेज होती हैं डिफरेंट तरीके से। जैसे लकवा है, अब वो लकवा डिपेंड करता है, एक फेशियल पाल्सी होती है, एक बेल्स पाल्सी होती है कि पेशेंट किसको ले रहा होता है, ठीक है। फिर अब जिस तरह के उसके सिम्टम्स आएंगे ना, उसको उस तरह की एक्सरसाइज कराएंगे। उसका अगर हाफ फेस है तो उसको हाफ फेस की एक्सरसाइजेज, अगर नीचे से हाफ फेस हो तो उसको हाफ फेस की एक्सरसाइजेज, जैसे बलून फैलाना और ये वो इस तरह की चीज़। ठीक है, और कुछ मशीनरी के साथ भी उसको? हाँ जी, उसको हम स्टिमुलेट करते हैं। जो नर्व हमारी डैमेज हो जाती है ना, जैसे यहाँ से हमारी फेशियल नर्व अगर डैमेज हो जाती है तो हम उसको स्टिमुलेट करते हैं ताकि उसकी जो सेंसेशन है, जो इनर्वेशन है, वो वापस आ जाए। अच्छा, स्टीरॉइड्स का यूज भी किया जाता है जब आपको लकवा वगैरह होता है? स्टीरॉइड्स बेसिकली देखें, अब जितना मर्जी हम इससे इनकारी कर लें, हमारी सोसाइटी में यूज़ होते हैं। अब जितना लेकिन जो एक अच्छा फिजियोथेरेपिस्ट है वो आपको स्टीरॉइड से बचा देता है। बिल्कुल। हमारे साथ एक कॉलर भी मौजूद है, कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी, कौन साहिबा बात कर रही हैं और कहाँ से? जी, रूही अक्सा। जी जी, रूही साहिबा पूछिएगा, क्या पूछना चाहते हैं? जी, मेरे ना कंधे में दर्द है। अच्छा, राइट शोल्डर में, लेफ्ट शोल्डर में? राइट शोल्डर में दर्द है और कोहनी और कंधे के दरमियान में। जी, कोहनी और कंधे के दरमियान में आपकी पेन होती है। ये आपकी जॉइंट पेन तो नहीं होगी, फिर मसल पेन? इनकी एज कितनी है? एज कितनी है आपकी? एज मेरी 52। शुगर तो नहीं है इनको? शुगर या ब्लड प्रेशर? है, शुगर है, ब्लड प्रेशर नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया रूही साहबा आपके कॉल करने का। जवाब आपको डॉक्टर अक्सा अभी देंगी। तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है जी? शोल्डर और कोहनी के दरमियान में पेन है जी। अगर तो उनको शोल्डर और कोहनी के दरमियान है और वो डायबिटिक है, तो सबसे पहले हमारा जो सस्पिशन है, अब हम फिजिकली तो चेक नहीं कर रहे, एक सस्पेक्टेड हम डायग्नोसिस बनाएंगे। तो सबसे पहले जो हमारा सस्पिशन है वो उनके फ्रोजन शोल्डर की तरफ जाता है। समटाइम्स जब शोल्डर जो है ना वो फ्रीज होना शुरू होता है तो सबसे पहले दर्द होती है और मूवमेंट, ये हमने उनसे पूछा नहीं, इससे पहले ही कॉल हमारी ड्रॉप होगी, आया क्या उनकी मूवमेंट रुकती है? अगर तो मूवमेंट रुकती है तो फिर कंफर्म फ्रोजन शोल्डर है। अगर वो नहीं रुकती तो फिर उनको जो हमारे कंधे के जो मसल्स हैं उनका स्पैज़म भी हो सकता है। ठीक है, स्पैज़म हो सकता है। और इसको हल कैसे किया जा सकता है? वही उनकी स्ट्रेचिंग्स कराई जाए, उनको सोनिक लगाई जाए, उनको डिफरेंट तरीके से कोई जनरल एक्सरसाइजेस बता देना आप उनको, ताकि पता चले, घर पे बैठे उनको ट्राई करें। और ताकि जो हमारे कंधे की जो होती है मूवमेंट, वो बेसिकली आपने इस साइड पे लेके जाना है। अब मैं नॉर्मली तो लोगों को यही बताऊंगी, आपने अप साइड पे लेके जाना है, सामने वाली साइड पे, बैक वाली साइड पे, और सबसे ज़्यादा कोशिश करें कंधे की जो मूवमेंट है वो राउंड में हो। हाँ जी, सर्कुलर जो हमारी मूवमेंट है वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट हो जाती है। तो कोशिश करें कि आप अपनी ये वाली मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट होने ना दें। जितने भी हमारे पेशेंट्स होते हैं फ्रोजन शोल्डर के, वो इस चीज़ को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि हमसे ये नहीं हो रही तो हमने ये नहीं करना। तो आप जितना इस मूवमेंट को खुद से करवाते रहेंगे, अगर खुद से आपसे नहीं हो रही तो एक वॉल के अगेंस्ट खड़े हो जाएं। आपने वॉल पे ओ लिखना है या फिर 0 बनाना है, या फिर उसके अलावा अगर आपने ऊपर लेके जाना है, आपका बाजू ऊपर नहीं जा रहा, तो आप अपनी फिंगर्स के थ्रू उसको वॉल पे ले जाएंगे, आपकी रेंज पूरी हो जाएगी। ठीक है, हमारे साथ एक और कॉलर भी मौजूद है, कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। हनान साहब कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कौन साहब बात कर रहे हैं और कहाँ से? जी मूसा खालिद बात कर रहा हूँ फैसलाबाद से। जी मूसा साहब, क्या सवाल करना चाहते हैं आप? ऐसा है कि सर, मैं जब सुबह उठता हूँ ना तो मेरी एड़ियों में दर्द होता है। मतलब जब उठ के चलता हूँ ना, वेरी फर्स्ट टाइम 1-8 घंटे के लिए एड़ियों में दर्द रहता है। ठीक है, बाकी सारा दिन ठीक रहता है। और आपकी एज क्या है और कोई शुगर या ब्लड प्रेशर तो नहीं है? यूरिक एसिड का टेस्ट करवाया इन्होंने? नहीं सर, ना मुझे शुगर है ना ब्लड प्रेशर है। यूरिक एसिड का टेस्ट करवाया आपने? यूरिक एसिड का ऐसा क्यों करवाया सर? जी तो मेरा ख्याल है डॉक्टर साहब इनको यूरिक एसिड का टेस्ट जो है वो पहले करवाएं। अपना यूरिक एसिड का टेस्ट करा लें, देन फिर उसके यूरिक एसिड का आप टेस्ट करवाएं, और टेस्ट करवाने के बाद अगर बढ़ा हुआ है
पहले उसे ड्रॉप करेंगे, और ड्रॉप करने के बावजूद भी आपकी एड़ियों में अगर पेन आती है तो उसके लिए फिर कोई ना कोई स्ट्रेटेजी जनाब बना ली जाएगी। तो बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का। तो डॉक्टर साहब ये भी इस तरह के भी प्रॉब्लम्स होते हैं, यूरिक एसिड ऐसे होते हैं, यूरिक एसिड का प्रॉब्लम होता है, कॉल ब्लैडर का अंदर प्रॉब्लम हो जाता है, या हमारे जो एब्डोमिनल्स हैं, जैसे एब्डोमिनल ऑर्गन्स हैं, उनका प्रॉब्लम हो जाता है। अब बेसिकली ये भी एक अलमिया कह लें कि अगर पेशेंट फिजियो के पास आ जाता है तो फिजियो समझता है मैं ही इसको ट्रीट करूंगा, या फिर अगर मेडिसिन के पास चला जाता है तो मेडिसिन वाले समझते हैं कि हम ही इसको ट्रीट करेंगे। मतलब प्रॉपर चैनल के थ्रू जिसका बनता है उसको रिकमेंड नहीं किया जाता। हाँ जी, रेफरल और जो रिकमेंडेशन है उसकी अवेयरनेस बहुत कम है यहाँ पर। ना सिर्फ हमारी पब्लिक, हमारी कम्युनिटी में, बल्कि हमारे जो आपस में हम सारी डॉक्टर्स हैं या हमारे जो जितना ये स्टाफ है, मेडिकल स्टाफ, उनमें भी इस चीज। ठीक है जी, हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद है, कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर। जी, कौन सा बात कर रहे हैं और कहाँ से? जी मैं जैद खान बोल रहा हूँ चिन्नौर से जी। जी पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं आप? सर मुझे मोटरसाइकिल से गिरा था तो 2 मंथ हो गए जी। तो मेरी एज है जी 41। ठीक है। तो मुझे ना घुटने जो जॉइंट है ना, छूनी जिसको बोलते हैं पंजाबी में, वो ना एकदम ना पेन निकलती है बहुत ज्यादा। तो अब दिमाग पड़ता हूँ तो मतलब सही चौकड़ी जैसे मार देना वैसे मार बैठता हूँ तो दर्द होता है, और पैर से निकलता दर्द, पेट फोल्ड करता हूँ तो दर्द नहीं होता। तो इसके लिए काइंडली कुछ फरमा दीजिए। जी बहुत शुक्रिया आजाद साहब आपके कॉल करने का। उनका कहना है कि बाइक से वो गिरे थे और चपनी जो है वो हिल गई थी, उसकी वजह से अब अचानक पेन निकलती है उससे, और जब नमाज पढ़ते हैं या बेंड करते हैं उसे, तो उसकी पेन को किस तरह से रोका जाए? उसकी पेन को सबसे पहले आप उसकी मूवमेंट रोक दें, अगर तो वो पेन बढ़ रही है, क्योंकि उसको अगर कोई चीज़ टूट के है, कोई लिगामेंट वगैरह, तो उसको हील होने का प्रॉपर टाइम दें। जब तक कि वो हील नहीं हो जाता, अब वो हील हो जाएगा तो फिर आप अपनी एक्टिविटी लाइट एक्टिविटी स्टार्ट करें और फिर उसको रेगुलर एक्टिविटी। अच्छा, यहाँ पे एक भी मिसकंसेप्शन एक और आता है कि जब कोई बंदा बाइक से गिरे या कोई एक्सीडेंट उसका होता है खुदा ना खास्ता, तो जब वो एक्सरे करवाता है, एक्सरे में हड्डियां तो बिल्कुल ठीक आती हैं लेकिन पेन नहीं जाती उनकी, क्योंकि लिगामेंट्स उनके टूटे होते हैं। अब लिगामेंट्स को उतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते जितनी हड्डियों को दे रहे होते हैं वो उस वक्त। अब उनको ये नहीं इल्म होता कि लिगामेंट्स भी उतने ही इंपॉर्टेंट है जितने हड्डियां हैं, और अगर आप उनको प्रॉपर केयर नहीं करते तो वो जहां पे उसने 1 महीना लेना है वो 6 महीने लेगा। 6 महीने लग जाएंगे, और वीक फिर बन भी जाए तो वीक बन जाते हैं, और उससे फिर प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ जाती है। बिल्कुल ऐसे है, लेकिन फिजियोथेरेपिस्ट इतने केपेबल हैं कि वो लिगामेंट्स के टेस्ट कर लेते हैं। अब अगर प्रॉब्लम पेशेंट की क्लियर है एक्सरे में, तो लिगामेंट के प्रॉपर टेस्ट होते हैं। टेस्ट करने के बाद हम उस लिगामेंट पे पहुंच जाते हैं और उसको कंफर्मेशन के लिए हम एमआरआई के थ्रू उसको कंफर्म कर लेते हैं। एमआरआई के थ्रू लिगामेंट्स का पता चल जाता है कि कितने टूटे हैं। फिर जैसे एसीएल घुटने में मोस्टली होता है, बाइकर्स जो होते हैं या फिर इंजरी जो होती है, हमारे स्पोर्ट्समैन होते हैं, उनको एसीएल इंजरी हो जाती है, एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट यहाँ पर होता है। उससे क्या होता है कि वो या तो टूट जाता है या तो वो आधा टूट के आधा भी इंटैक्ट होता है। उसके लिए सबसे पहले उसको या तो ग्राफ्ट डाला जाता है या उसको हीलिंग का टाइम दिया जाता है। अब ग्राफ्ट क्या करते हैं, किसी और हमारी बॉडी के मसल से लेके पार्ट उसको करके उसको किया जाता है। अब ये डिफरेंट टेक्निक्स है, ये ऑर्थोपेडिक सर्जन्स का काम है, वो आर्थोप्लास्टी के थ्रू आपका ठीक करते हैं। ठीक करने के बाद वो हमें पेशेंट दे देते हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया अक्सा आज के शो के अंदर आपके आने का। इकरा, आपने बहुत ज़बरदस्त और मुफीद मशवरे जो हैं हमें और हमारी ऑडियंस को दिए, तो बहुत शुक्रिया आपका शो के अंदर आने के लिए। तो नाज़रीन, इसी के साथ अपने आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान हन्नान बुखारी को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह कल होगी मुलाकात, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।